स्वागत है आप सभी का DNN नॉवल वर्ल्ड में, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं, महसूस की जाती है। एपिसोड 81 टू 90, अध्याय 81, प्रतिस्पर्धा। जैसे ही शेनहुआंग महाद्वीप पर तियानहोंग डोमेन की हेवनली डाओ की इच्छा को अवरुद्ध किया गया, इस क्षेत्र की प्रमुख शक्तियों को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बड़ा दुश्मन उन पर टूट पड़ा हो। हालांकि एम्परर स्टार के विभिन्न जातीय समूह और कॉर्पोरेशन युद्ध के लिए उत्सुकता से तैयारी कर रहे थे। एम्परर स्टार के शीर्ष क्रम के कॉर्पोरेशन वर्तमान में अलायंस बेस के उच्चतम सम्मेलन कक्ष में एकत्रित थे। साथ ही इसका सार्वजनिक रूप से लाइव स्ट्रीम भी किया जा रहा था। बाहर चौक पर जमा लोग लाइव प्रसारण के माध्यम से इसे वास्तविक समय में देख रहे थे। शानदार हॉल के अंदर प्रमुख कॉर्पोरेशनों के नेता बैठे थे। मंच पर लंबी मेज पर 3 ऊर्जावान वृद्ध व्यक्ति बैठे थे जिनकी निगाहें बहुत तीक्ष्ण थीं। मंच के नीचे पहली पंक्ति में एम्परर स्टार के 24 सबसे शक्तिशाली कॉर्पोरेट नेता और पुराने पूर्वज बैठे थे। तियान यू ग्रुप और स्टार सी ग्रुप उन्हीं में शामिल थे। दूसरी पंक्ति में एम्परर स्टार के दूसरे स्तर के कॉर्पोरेशन बैठे थे जिनकी कुल संख्या 60 थी। इन्फिनिट ग्रुप का स्थान दूसरी पंक्ति में था जहां नानगोंग वान एर उपस्थित थीं और उपाध्यक्ष की सीट पर बैठी थीं। रैंकिंग जितनी अधिक थी, शक्ति और वित्तीय संसाधन उतने ही मजबूत थे। कॉन्फ्रेंस हॉल की बड़ी स्क्रीन पर तियानहोंग डोमेन की सभी छोटी बड़ी शक्तियों को वर्गीकृत किया गया था। 3 वर्चस्वशाली शक्तियां, 15 शीर्ष स्तर की शक्तियां और 58 दूसरे दर्जे की शक्तियां। तीसरे दर्जे की शक्तियां तो और भी अधिक थीं। नानमलिंग का तियानयुन संप्रदाय, मेरा कोलोन ग्रुप इसे ले रहा है। यदि कोई असहमत है तो आइए हमारी वित्तीय और वास्तविक शक्ति की तुलना करें। आपका कोलोन ग्रुप क्या है? मेरे यूनरुई ग्रुप के साथ प्रतिस्पर्धा करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? क्या यह मुझे नहीं कहना चाहिए? यदि आप असहमत हैं तो आइए डेटा के साथ बात करते हैं। एलायंस एग्जीक्यूटिव, डेटा सामने लाओ। दृश्य अत्यंत प्रतिस्पर्धी था। हर बार जब कॉन्टिनेंटल एलायंस किसी शक्ति की ओर इशारा करता तो कॉर्पोरेशन तब तक बहस करते जब तक उनके चेहरे लाल न हो जाते। सबसे छोटी शक्तियों से शुरू करते हुए वे अब 38 दूसरे दर्जे की शक्तियों तक पहुंच चुके थे। यदि प्रतिस्पर्धी पक्ष पीछे नहीं हटते तो एलायंस उनके कॉर्पोरेशन के वित्तीय संसाधनों और ताकत के आधार पर आवंटन करता। मंच पर एक अधिकारी आगे आया, तियानयुन संप्रदाय के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले 2 प्रमुख कॉर्पोरेशनों की जानकारी प्रदर्शित की और कहा, कोलोन ग्रुप वित्तीय संसाधनों और समग्र शक्ति दोनों में यूनरुई ग्रुप से श्रेष्ठ है। ये संप्रदाय कोलोन ग्रुप को आवंटित किया जाएगा। अगली शक्ति की प्रतिस्पर्धा अब शुरू होती है। 39वीं दूसरे दर्जे की शक्ति, डोंगुलाई परिवार। जैसे ही अधिकारी ने अपनी बात समाप्त की, प्रमुख कॉर्पोरेशनों ने प्रतिस्पर्धा का एक नया दौर शुरू कर दिया। जो लोग पहले प्रतिस्पर्धा में सफल हो चुके थे वे अब भाग नहीं ले सकते थे। तियानहोंग डोमेन की दूसरे दर्जे की शक्तियों में भी खूबियां और कमियां थीं। शुरुआती दूसरे दर्जे की शक्तियों की नींव निश्चित रूप से बाद वाली शक्तियों की तुलना में अधिक समृद्ध थी। इसलिए प्रारंभिक प्रतिस्पर्धा अत्यंत भयंकर थी। फिलहाल असली बड़े खिलाड़ियों ने अभी तक अपनी चाल नहीं चली थी। शुरू करने से पहले ही वे तियानहोंग डोमेन की शक्तियों के लिए ऐसे झपट रहे थे जैसे कि वे कोई कीमती संपत्ति हों। जब कॉर्पोरेशन उग्र रूप से बहस कर रहे थे और डेटा की मांग कर रहे थे, गुकिजू और जीएनयू मुख्य प्रवेश द्वार के बाहर से तेजी से अंदर आए। वे प्रवेश करने में सक्षम थे, स्वाभाविक रूप से, क्योंकि एक इन्फिनिट ग्रुप का अध्यक्ष था और दूसरा तियान यू ग्रुप का। यदि कोई और होता तो उन्हें निश्चित रूप से बाहर ही रोक दिया गया होता। अंदर जाने के बाद गुकिजू और जीएनयू अलग हो गए और अपने अपने कॉर्पोरेट स्थानों पर चले गए। बॉस नानगोंग वान एर, जो बीच बीच में भौहें सिकोड़ रही थीं और चिंता कर रही थीं, गुकिजू को उनकी वर्तमान स्थिति में लगभग पहचान ही नहीं पाईं। गुकिजू ने उनकी ओर सिर हिलाया, अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठ गए और पूछा, अभी हम किस चरण में हैं? नानगोंग वान एर ने मन ही मन सोचा, कितना करिश्माई व्यक्ति है। फिर कहा, वर्तमान में तीसरे दर्जे के कॉर्पोरेशन तियानहोंग डोमेन में दूसरे दर्जे की शक्तियों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य है कि बॉस का लक्ष्य क्या है। गुकिजू अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गए, उनकी निगाहें मंच पर लगी बड़ी स्क्रीन पर टिक गईं और उन्होंने शांति से कहा, स्वाभाविक रूप से यह एक शीर्ष स्तर की शक्ति है, महान यान राजवंश। हमें इसे हर हाल में हासिल करना होगा। महान यान राजवंश मेडिसिन किंग वैली के निकट है, इसलिए स्वाभाविक रूप से इसे पहले जीतना आवश्यक है। यहाँ जो हो रहा था वह बड़े दिग्गजों द्वारा जमीन की बोली लगाने जैसा था, जो अत्यंत तीव्र था। यह हमारे समूह की समग्र शक्ति के साथ महान यान राजवंश जैसी बेशकीमती संपत्ति को सुरक्षित करना मुश्किल हो सकता है, नानगोंग वान एर ने कुछ हिचकिचाहट के साथ कहा। वह बिना कारण नहीं बोल रही थीं, बल्कि वहां 60 शीर्ष स्तर के कॉर्पोरेशन मौजूद थे और प्रत्येक शीर्ष स्तर के कॉर्पोरेशन की देखरेख में मूल रूप से 2 से 3 सेंट ग्रेड के शक्तिशाली योद्धा थे। वर्तमान में इन्फिनिट ग्रुप के पास सार्वजनिक रूप से केवल एक ही पंजीकृत था। वे उनसे मुकाबला कैसे कर सकते थे? तुम्हें कैसे पता कि हम प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते?
गुकिजू ने शांति से कहा, अपने वर्तमान इन्फिनिट पॉइंट्स की जांच करने के लिए इन्फिनिट इंजन पैनल को बुलाया। ये देखकर कि उनके पास 8.3 मिलियन ट्रिलियन से अधिक अंक थे, गुकिजू को अब कोई चिंता नहीं थी। वर्तमान में इन्फिनिट ग्रुप न केवल एम्परर स्टार पर प्रसिद्ध था, बल्कि ब्रह्मांड के कई जीवन ग्रहों पर भी काफ़ी प्रसिद्ध था जहां एम्परर स्टार स्थित था। 100 बिलियन इन्फिनिट पॉइंट्स एक डायमंड सेंट थर्ड ग्रेड कठपुतली बना सकते थे जो 3 दिनों तक अस्तित्व में रह सकती थी। गुकिजू ने देखा कि 200 बिलियन इन्फिनिट पॉइंट्स वास्तव में एक डायमंड सेंट एथ ग्रेड कठपुतली बना सकते थे जो 3 महीने तक अस्तित्व में रह सकती थी। तुरंत बिना एक शब्द कहे उन्होंने निर्माण शुरू कर दिया। आधे घंटे बाद निर्माण पूरा हुआ। गुकिजू ने यहां अलायंस बेस के बाहर 3 डायमंड सेंट एथ ग्रेड कठपुतलियों को रखने के लिए एक वर्महोल का उपयोग किया, फिर अपनी पहचान पंजीकृत करने के लिए अपना लाइट ब्रेन निकाला, जिंग माओ, स्टार सोर्स और स्टार डेसोलेशन। उनकी पहचान दर्ज करने के बाद उन्होंने उन्हें इन्फिनिट ग्रुप के साथ पंजीकृत किया। पंजीकरण के दौरान एक एलायंस स्कैनिंग डिवाइस शक्ति स्तर परीक्षण करने के लिए वर्महोल के माध्यम से उनके बगल में उतरेगा। परीक्षण के बाद ही वे समूह के शक्तिशाली योद्धाओं की सूची में दिखाई देंगे। नानगोंग वान एर, जो उनके बगल में थी, अपने बॉस को लगातार अपने लाइट ब्रेन को चलाते हुए देख रही थीं, जैसे कि किसी से संपर्क कर रहे हों, और जानती थीं कि उनके बॉस के पास निश्चित रूप से कोई बैकअप योजना थी जिससे उन्हें राहत मिली। हाल ही में, हालांकि इन्फिनिट ग्रुप ने कई मिलियन ट्रिलियन स्टार सिक्के कमाए थे, फिर भी इसके पास उच्च स्तरीय शक्तिशाली योद्धा बहुत कम थे। एक पल बाद नानगोंग वान एर ने देखा कि गुकिजू ने काम पूरा कर लिया है और अपना लाइट ब्रेन रख दिया है, इसलिए उन्होंने खुद जांचने के लिए अपना लाइट ब्रेन निकाला। जब उन्होंने समूह की शक्तिशाली सूची में 3 नए डायमंड सेंट एथ ग्रेड अस्तित्वों को देखा तो वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गईं। उनके लिए इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि उनके बॉस ने भी डायमंड सेंट के स्तर को पार कर लिया था। इस गणना के अनुसार उनके इन्फिनिट ग्रुप में अब 5 डायमंड सेंट थे। नानगोंग वान एर के आकर्षक चेहरे पर भारी उत्साह दिखाई दिया। इसका मतलब था कि उन्होंने सही व्यक्ति का अनुसरण किया था। इन्फिनिट ग्रुप की भविष्य की क्षमता असीम थी और इसका एक वर्चस्वशाली कॉर्पोरेशन बनना तय था। आधे घंटे की उन्मत्त छीना झपटी के बाद तियानहोंग डोमेन में 38 दूसरे दर्जे की शक्तियों को अंततः विभाजित कर दिया गया। मंच पर मौजूद एलायंस अधिकारी ने यह देखा और आगे बढ़ते हुए कहा, ठीक है, अब तियानहोंग डोमेन में सभी 38 दूसरे दर्जे की शक्तियों के मालिक मिल गए हैं। इसके बाद तियानहोंग डोमेन में 15 शीर्ष स्तर की शक्तियां होंगी। पहली शीर्ष स्तर की शक्ति जियोजुन द्वीप है। जो कॉर्पोरेशन भाग लेना चाहते हैं, कृपया पंजीकरण के लिए अपना हाथ उठाएं। प्रत्येक 4 कॉर्पोरेशन एक को विभाजित करेंगे। 60 शीर्ष स्तर के कॉर्पोरेशन तियानहोंग डोमेन में 15 शीर्ष स्तर की शक्तियों को विभाजित कर रहे थे। ये कहना होगा कि संख्याएं बिल्कुल सही थीं। ये जियोजुन द्वीप मेरा तियानयान ग्रुप, मिलिट्री मार्शल लीजन, कुनयुन ग्रुप और लियुगुआन ग्रुप के साथ चाहता है। यदि कोई असहमत है तो बाहर आएं और डेटा की तुलना करें। तियानयान ग्रुप के हाफ एम्परर ओल्ड एंसेस्टर धीरे धीरे उठे और अत्यंत दबंग अधिकार के साथ बोले। तियानयान ग्रुप एम्परर स्टार पर शीर्ष स्तर के कॉर्पोरेशनों में अग्रणी था। उनके पूर्वज के बोलने के साथ व्यवहारिक रूप से किसी ने भी इसके लिए प्रतिस्पर्धा करने की जहमत नहीं उठाई, ये जानते हुए कि वे केवल मुसीबत मोल लेंगे। इसलिए तियानयान ग्रुप ने आसानी से जियोजुन द्वीप को सुरक्षित कर लिया। ब्रह्मांड, गहरा अंतरिक्ष, शेनहुआंग महाद्वीप के बाहर, धूम, वर्ल्ड रियल्म जंपिंग, शून्य क्षेत्र छलांग के माध्यम से एक विशाल प्राणी यहां प्रकट हुआ। मास्टर का आभास इसी रहस्यमयी महाद्वीप के भीतर है। मैं पहले ही सेंट ग्रेड स्तर तक पहुंच चुका हूं। चूंकि मास्टर उस शक्तिशाली इच्छाशक्ति वाले ग्रह पर नहीं है, तो अब समय आ गया है कि मास्टर को अपनी शक्ति दिखाई जाए। सितारों को निगलने वाले जीव, जियाओ याओ ने धीरे से कहा। उसका शरीर तेजी से सिकुड़ने लगा और एक सामान्य बाघ के आकार का होने के बाद रुक गया। वह पूरी तरह से चांदी जैसा धूसर था, उसके फर लोहे की सुइयों की तरह थे, उसकी आंखें सितारों की रोशनी से जल रही थीं और उसके सिर पर एंटीना जैसी दिखने वाली ज्वाला की शिखा लगातार टिमटिमा रही थी। शेर जैसी पूंछ, बाघ जैसा लेकिन ड्रैगन जैसा सिर और किरण जैसा शरीर। सिकुड़ने के बाद वह थोड़ा प्यारा लग रहा था, बिल्कुल भी किसी हिंसक जानवर जैसा नहीं। बस अपने पंजे के एक प्रहार से उसने वास्तव में शेनहुआंग महाद्वीप के शून्य क्षेत्र को चीर दिया, फिर उसमें समा गया और ओझल हो गया। इसी बीच एलायंस बेस के उच्चतम सम्मेलन कक्ष में वर्तमान में तियानहोंग डोमेन की 15 शीर्ष शक्तियों में से 6 को पहले ही लिया जा चुका था। 7वीं शीर्ष शक्ति के लिए भी कड़ी प्रतिस्पर्धा चल रही थी। एम्परर स्टार के 24 अधिपति समूहों में से एक डिवाइन ग्रुप की ओर से गुकिजू ने 2 परिचित चेहरे देखे। हो लिन्नाना और ओरोस्का एक बुजुर्ग के पीछे बैठे थे और एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे। वे दोनों अब मार्शल हेवन ग्रेड 5 या 6 पर थे। 50 वर्ष से कम उम्र की युवा पीढ़ी के बीच उन्हें प्रतिभाओं में भी प्रतिभा माना जाता था। बेशक उनकी तुलना गुकिजू से नहीं की जा सकती थी, वह एक अपवाद था। माँ,
पुराने पूर्वज एम्परर स्टार के पास 24 अधिपति समूह और कॉन्टिनेंटल एलायंस हैं, लेकिन तियानहोंग डोमेन में केवल 3 अधिपति शक्तियां हैं। हम उन्हें कैसे विभाजित करेंगे? तियान यू ग्रुप की ओर जीएनयू महल की पोशाक पहने एक सुंदर महिला के बगल में बैठी थी और धीमी आवाज में बात कर रही थी। जाहिर है, हम एक अधिपति शक्ति को विभाजित करने के लिए साझेदारी करेंगे। हम मेडिसिन किंग वैली की प्रतिस्पर्धा से हट जाएंगे और उन्हें इसे आपस में बांटने देंगे। जीएनयू के बगल में नीले रंग की महलनुमा पोशाक पहने सुंदर महिला ने धीरे से कहा, यह सबसे अच्छा होगा यदि इन्फिनिट ग्रुप महान यान राजवंश को जीत ले। इस तरह हम पहले महान यान राजवंश पर हमला कर सकते हैं, फिर मेडिसिन किंग वैली पर कब्जा कर सकते हैं। क्या ऐसा है? फिर तो ये बिल्कुल सही रहेगा। जीएनयू ने सिर हिलाया और कहा, सीईओ शिंग भी यही सोचते होंगे, लेकिन इन्फिनिट ग्रुप के शक्ति डेटा के साथ ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो फिर यह उनका अपना मामला है। तियान यू ग्रुप की पुरानी पूर्वज जितियानयू ने उदासीनता से कहा। वह जीएनयू की मां से भी छोटी दिखती थी, उनकी उम्र जीएनयू से थोड़ी ही ज्यादा लग रही थी और वह कुछ अभिमानी थी। कुछ ही देर में गोकिजू द्वारा बनाए गए 3 काले कपड़ों वाले कठपुतली आए और उनके पीछे बैठ गए। नानागोंग वान एर उन्हें देख रही थी और मन ही मन चौंक गईं। इसके तुरंत बाद मंच पर एलायंस स्टीवर्ड की आवाज गूंजी, अगला नंबर तियानहोंग डोमेन के महान यान राजवंश का है। जो समूह प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं कृपया खड़े हो जाएं। इस महान यान राजवंश को मेरा इन्फिनिट ग्रुप अकेला ही लेगा। जैसे ही विभिन्न समूह प्रतिस्पर्धा के लिए उठने और पंजीकरण करने वाले थे, अचानक एक बहुत ही अहंकारी आवाज गूंजी। ये सुनकर विभिन्न शीर्ष समूह जिन्होंने अभी तक प्रतिस्पर्धा नहीं की थी, सभी ने बुरी नीयत से आवाज की दिशा में देखा। इन्फिनिट ग्रुप, कितनी बड़ी बातें हैं। आपके समूह की औषधियों के सम्मान में आपको दूसरी पंक्ति में बिठाया गया है। क्या आपको सच में लगता है कि आप यहाँ हमारे साथ बैठने के योग्य हैं? ये कौन है? ओह, ये तो वह समूह है जिसे स्थापित हुए 1 साल भी नहीं हुआ है। शिंगजू, तुम्हें यहाँ ऐसी बकवास करने की हिम्मत किसने दी? सीईओ शिंग, आपकी बातें बिल्कुल भी मजाकिया नहीं हैं। तुरंत ही व्यंग्यात्मक और अमित्र आवाजों का सिलसिला शुरू हो गया। तियानहोंग डोमेन की 15 शीर्ष शक्तियों में से 7 पहले ही आवंटित की जा चुकी थीं। इन्फिनिट ग्रुप को छोड़कर 21 अन्य शीर्ष समूहों को कोई आवंटन नहीं मिला था। ये आवाजें इन्हीं समूहों से आ रही थीं। हाँ, यह इन्फिनिट ग्रुप, क्या ये बहुत ज्यादा हास्यास्पद नहीं है? वे तियानहोंग डोमेन की एक शीर्ष शक्ति पर एकाधिकार करना चाहते हैं। क्या वे वास्तव में खुद को कुछ समझते हैं? इन्फिनिट ग्रुप का ये बॉस, क्या इसका दिमाग नर्म हो गया है? बाहर लाइव प्रसारण के जरिए देख रहे लोग इस नज़ारे को देखकर हंसे बिना नहीं रह सके। क्या हुआ? क्या आप सभी मेरे इन्फिनिट ग्रुप को नीची नज़र से देख रहे हैं? तमाम अमित्र निगाहों का सामना करते हुए गोकिजू का प्रभावशाली चेहरा शांत और स्थिर रहा। अपनी कुर्सी पर पीछे झुकते हुए वह मजाक में हंसे, आप सभी को विकसित होते हुए कितने साल हो गए हैं? अब आपके पास कितने सेंट ग्रेड योद्धा हैं? शिंग माओ, स्टार सोर्स, स्टार डेसोलेशन, इन्हें अपनी ताकत का अनुभव कराओ, ताकि कुछ खुद को सही समझने वाले तुच्छ लोग मेरे इन्फिनिट ग्रुप को हमेशा नर्म लक्ष्य न समझें। धूम धूम धूम। जैसे ही गोकिजू की शांत आवाज थमी, उनके पीछे बैठे 3 कठपुतली ठंडक के साथ खड़े हो गए और उनमें से एक ऐसी सेंट ग्रेड इच्छा शक्ति फूटी जो आसमान को चकनाचूर करने में सक्षम लग रही थी। सिस्कारी। इन 3 भयानक सेंट ग्रेड इच्छा शक्तियों के प्रभाव में सेंट ग्रेड स्तर से नीचे के उपस्थित सभी लोगों को महसूस हुआ कि उनका मन कांप रहा है और वे लगभग दम घुटने से मरने वाले थे। यहाँ तक कि जो लोग स्वयं सेंट ग्रेड थे या सेंट ग्रेड 9 पीक शिखर पर थे, उनके भी रोंगटे खड़े हो गए। इन 3 इच्छा शक्तियों के सामने उनकी अपनी सेंट ग्रेड इच्छा शक्ति पूरी तरह से असुरक्षित लग रही थी। गोकिजू अपनी कुर्सी पर पीछे झुके रहे, उनका भाव उदासीन था और उनका दबदबा पूरी तरह से प्रकट हो रहा था। उन्होंने थोड़ा सिर हिलाया और शांति से कहा, महान यान राजवंश पर मेरा इन्फिनिट ग्रुप दावा करेगा। यदि किसी समूह को विश्वास न हो तो बेझिझक मेरे पीछे खड़े इन तीनों को एक एक करके या समूह में चुनौती दें। यदि आप उन्हें हरा सकते हैं तो मेरा इन्फिनिट ग्रुप तुरंत इस प्रतिस्पर्धा से हट जाएगा और कोई आवंटन नहीं लेगा। इन्फिनिट इंजन द्वारा बनाए गए कठपुतली किसी भी तरह से कमजोर नहीं थे, इसके विपरीत वे अविश्वसनीय रूप से मजबूत थे। अपने वर्तमान 8वें ग्रेड पर वे एक हाफ एम्परर का भी मुकाबला कर सकते थे। रहा सवाल उनके जीतने का, तो गोकिजू निश्चित रूप से नहीं कह सकते थे, लेकिन उन्हें यकीन था कि एक हाफ एम्परर उन्हें कभी हरा नहीं पाएगा। कितना जाना पहचाना है। हो लिन्ना ना, जो हमेशा की तरह सुंदर और आकर्षक लग रही थी, गोकिजू की बातों और हरकतों के साथ साथ उनके सूक्ष्म भावों को देख रही थी और क्षण भर के लिए ख्यालों में खो गई। सीईओ शिंग, यह नियमों के खिलाफ है। इस समय मंच पर मौजूद 3 एलायंस पूर्वजों में से दाईं ओर वाले पुराने पूर्वज ने शांत आवाज में बात की। यह एक लाल बालों वाले बुजुर्ग थे जो भारी भरकम और लंबे थे और उनके भीतर से एक आश्चर्यजनक दमनकारी आभा निकल रही थी।
विशेष रूप से उनकी अग्नि में लाल आंखें, जो एक अदृश्य जलन का एहसास कराती थी जो आत्मा के पार चली जाती थी। इसमें अनुचित क्या है? मेरे पीछे खड़े ये 3 एक हाफ एम्परर से भी लड़ सकते हैं। यहाँ मौजूद शीर्ष समूहों में से कौन उनकी 10 चालों का सामना कर सकता है? मैं उन्हें सहयोग करने का मौका दे सकता हूँ, लेकिन अगर वे नहीं रोक पाए तो वे सबसे अच्छे मामले में गंभीर रूप से घायल होंगे और सबसे बुरे मामले में मृत्यु के खतरे का सामना करेंगे। एक एलायंस पूर्वज का सामना करते हुए भी गुकिजू पीछे नहीं हटे और अपना दबदबा बनाए रखा। सब लोग सुने, मेरा तियानयू ग्रुप 3 अधिपति शक्तियों के विभाजन में भाग नहीं लेगा। हम केवल इन्फिनिट ग्रुप के साथ महान यान राजवंश और मेडिसिन किंग वैली को साझा करने की मांग करते हैं। ये हमारी अंतिम शर्त है। जैसे ही एक सेंट ग्रेड योद्धा गुस्से में आकर उन्हें चुनौती देना चाहता था, जी तियानयू धीरे से खड़ी हो गईं, उनका सुंदर शरीर ऊपर उठा और वे एक श्रेष्ठ स्वर में बोलीं, जी तियानयू, क्या आप सुनिश्चित हैं? मंच पर मौजूद प्रमुख एलायंस बुजुर्ग ने तब कहा, 3 अधिपतियों की नींव कई मेडिसिन किंग वैली के बराबर है। तो फिर इसे खुशी खुशी तय करते हैं। आप उन 3 समूहों को मुआवजा दें जिन्हें नुकसान हुआ है। जी तियानयू ने गुकिजू को एक गहरी नज़र से देखा और वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गईं। अंततः तियानहोंग डोमेन को विभाजित करने की यह बैठक शुरू से अंत तक 3 घंटे से अधिक समय तक चली। बैठक समाप्त होने के बाद गुकिजू को जी तियानयू ने अकेले अपने निवास के पिछले हिस्से में आमंत्रित किया। मंडप के भीतर गुकिजू भव्य, महान और पवित्र सुंदरता वाली जी तियानयू के सामने बैठे थे। वह बहुत युवा दिख रही थीं, बिल्कुल भी किसी बुजुर्ग की तरह नहीं। कोई आश्चर्य नहीं कि यिन्यू तुम्हारे बारे में इतनी चिंतित रहती है। तो तुम ड्रैगन कबीले के सदस्य हो और इतनी कम उम्र में तुम पहले से ही एक डेमन सेंट हो, वास्तव में आश्चर्यजनक है। जी तियानयू ने मेज पर रखा चाय का प्याला उठाया, अपने लाल होंठों से एक छोटा घूंट लिया और एक चौंकाने वाली बात कही, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? गुकिजू ने बिना कोई भाव बदले शांति से पूछा। अब उनका रूप और स्वभाव इतना स्थिर था कि कोई खामी नहीं देखी जा सकती थी। मेरा तियानयू पायथन कबीला ड्रैगन कबीले की आभा के प्रति बहुत संवेदनशील है। इतनी कम दूरी से यिन्यू की साधना शायद इसे महसूस न कर पाए। जी तियानयू ने चुपचाप गुकिजू को देखा और पूछा, तुम किस तरह के ड्रैगन हो? तुम निश्चित रूप से ब्लड ड्रैगन कबीले के सदस्य नहीं हो। मैंने उनके पुराने पूर्वजों के साथ व्यवहार किया है और उनके पास तुम्हारे जैसी मजबूत और समृद्ध ड्रैगन आभा नहीं है। ब्लैक ड्रैगन, काला ड्रैगन, गुकिजू ने धीरे से 2 शब्द कहे। अब वह किसी भी क्षण इन्फिनिट वर्महोल को सक्रिय कर वहां से जा सकते थे, इसलिए उन्हें अब अपनी पहचान उजागर होने का डर नहीं था। इसके अलावा उन्हें विश्वास नहीं था कि जी तियानयू इस कारण से शत्रुता पालेंगी, इससे उन्हें कोई लाभ नहीं होने वाला था। तुम्हें ब्लड ड्रैगन के 9 पूर्वजों की विरासत प्राप्त हुई है। जी तियानयू का भाव शांत रहा, लेकिन उनके शब्द और भी आश्चर्यजनक थे। क्या यिन्यू ने आपको बताया? गुकिजू ने बेरुखी से कहा। ओह, तो वह लड़की यिन्यू भी जानती है। लगता है मैंने तुम दोनों के रिश्ते को कम आंका था। जी तियानयू थोड़ी हैरान हुई और बोली, क्या तुम मुझे फ्लड ड्रैगन एवोल्यूशन मेथड, बार ड्रैगन विकास पद्धति देखने दे सकते हो? ये लीजिए। गुकिजू बहुत स्पष्टवादी थे। उन्होंने अपनी भौहों के बीच से एक लेगेसी सोल लाइट निकाली। यह इन्फिनिट इंजन द्वारा संशोधित एक विकास पद्धति थी। जी तियानयू ने सावधानी बरतते हुए पहले जांच के लिए अपनी राक्षसी चेतना भेजी। पुष्टि होने के बाद वह पूरी तरह से इसके अवलोकन में डूब गईं। थोड़ी देर बाद उन्होंने पढ़ना समाप्त किया। उनके चेहरे पर जटिल भाव थे। उन्होंने कहा, यह विकास पद्धति वास्तव में अद्भुत है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या तुमने और यिन्यू ने पहले ही साधना कर ली है? गुकिजू ने चाय की चुस्की ली और शांति से कहा, मैंने अभी तक उसे यह नहीं दिया है। मैं वर्तमान में डेमन एम्परर के 3रे चरण के शिखर पर हूँ। क्योंकि मेरा जीवन तत्व अपर्याप्त है, मैं आगे नहीं बढ़ सकती। यदि मैं एक फ्लड ड्रैगन में बदल सकती हूँ तो मैं निश्चित रूप से शिखर तक पहुँच जाऊंगी। जी तियानयू की खूबसूरत आंखों ने चुपचाप गुकिजू की ओर देखा। कृपया तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। आप मेरे साथ डुअल कल्टीवेशन, दोहरी साधना करना चाहती हैं? हालांकि गुकिजू ने यह पूछा, लेकिन उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ। परम शक्ति की खोज सभी बुद्धिमान प्राणियों की वृत्ति है। क्यों? क्या मैं तुम्हारे साथ साधना के योग्य नहीं हूँ? तुम्हें मेरे तियानयू पायथन कबीले के बारे में पता होना चाहिए। प्रजनन एक विशेष गुप्त तकनीक के माध्यम से किया जाता है जो अन्य जातियों से अलग है। एक 3रे चरण की डेमन एम्परर के रूप में उन्हें वास्तव में इतना समझाने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उन्होंने गुकिजू को मजबूर नहीं किया। यह मेरा सौभाग्य है, लेकिन मैं आपके प्रति उत्तरदायी नहीं रहूंगा। मैं तुमसे जिम्मेदारी नहीं मांगूंगी, इसे केवल साधना समझो। ठीक है, चलिए। गुकिजू की अपनी गणना थी। एक डेमन एम्परर के साथ साधना करने से उन्हें अपने शरीर में ब्लड ड्रैगन पल्प को तेजी से परिष्कृत करने में मदद मिल सकती थी। कुछ समय बाद वह और पुराने पूर्वज क्या बातें कर रहे हैं? 3 घंटे से ज्यादा हो गए हैं।
वे अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? जी यिन्यू पुराने पूर्वज के निवास के बाहर इंतजार कर रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने वर्महोल का उपयोग किया और इन्फिनिट ग्रुप बेस पर लौट गए। आधा घंटा और इंतजार करने के बाद जी यिन्यू बड़बड़ाई और इन्फिनिट ग्रुप बेस की ओर चल दी। सीईओ जी, नमस्ते, हमारे बॉस अभी तक वापस नहीं आए हैं। नानगोंग वान एर उनका स्वागत कर रही थी, वह खुद बहुत उलझन में थी। वह अभी तक वापस नहीं आए। जी यिन्यू की आंखें चमकी और वह स्तब्ध रह गई। क्या पुराने पूर्वज को उनकी पहचान पता चल गई और उन्होंने उन्हें दबा दिया? ये सोचकर वह बिना एक शब्द कहे जल्दी से निकल गई। क्षमा करें सीईओ जी, संप्रभु एकांत साधना में हैं। जी यिन्यू घबराहट में पूर्वज से मिलने पहुंची, लेकिन जी तियान्यू के दो भरोसेमंद सहायकों ने उन्हें रोक दिया। एकांत साधना? सीईओ शिंग के बारे में क्या? क्या वह बाहर आए? जी यिन्यू को बुरा अंदेशा हुआ। बाएं परिचारक ने कहा, सीईओ शिंग संप्रभु के साथ एकांत साधना में हैं। धूम! ये सुनकर जी यिन्यू का दिमाग सुन्न हो गया। जिस बात का उसे डर था वही हुआ। अब मैं क्या करूं? जी यिन्यू का चेहरा पीला पड़ गया था। 2 दिन बाद विभिन्न समूह तियानहोंग डोमेन में अपने शक्तिशाली योद्धाओं और युद्ध रोबोटों को तैनात कर रहे थे। नानगोंग वान एर ने जी यिन्यू से मुलाकात की। प्रवेश करते ही उनके पहले शब्द थे, सीईओ जी, हमारे बॉस कहाँ हैं? वह वर्तमान में हमारे पुराने पूर्वज के साथ कुछ साधना अंतर्दृष्टि पर चर्चा कर रहे हैं। चिंता न करें, आप सही समय पर आए हैं। क्या इन्फिनिट ग्रुप के भाड़े के सैनिक और युद्ध रोबोट तैयार हैं? मेरी योजना 1 सप्ताह में महान यान राजवंश के खिलाफ सीधे आक्रमण शुरू करने की है। जी यिन्यू ने नानगोंग वान एर के सामने एक युद्ध योजना रखी और कहा, हम 2 रास्तों में विभाजित होंगे। इन्फिनिट ग्रुप तियान्या दर्रे के माध्यम से हमला करेगा और मेरा तियान्यू ग्रुप सीधे तियानहुआंग दर्रे से आगे बढ़ेगा। नानगोंग वान एर ने हाथ में मौजूद युद्ध योजना को देखा और सिर हिलाया, कोई समस्या नहीं है। मेरे इन्फिनिट ग्रुप के 10 लाख भाड़े के सैनिक और 30 लाख युद्ध रोबोट 2 दिनों में तैनात हो जाएंगे। तियानहोंग डोमेन की हेवनली डाओ इच्छा को दबा दिए जाने के बाद अब तकनीकी उत्पादों के उपयोग में कोई समस्या नहीं थी। भारी मात्रा में विनाशकारी तकनीकी हथियार लाए जा रहे थे। एम्परर ग्रेड और सेंट ग्रेड साधकों को मारने में सक्षम इन सुविधाजनक हथियारों का सामना तियानहोंग डोमेन कैसे कर पाएगा? जी यिन्यू मुस्कुराई, महान यान राजवंश तो बस एक शुरुआत है। हमारा असली लक्ष्य मेडिसिन किंग वैली है। जब तक हम उसे अपने कब्जे में लेंगे, हम भविष्य में औषधि बाजार पर एकाधिकार करने में सक्षम होंगे। समय तेजी से बीतता गया और पलक झपकते ही 3 दिन गुजर गए। एलायंस बेस के बाहर एक छोटा सा प्यारा सा जीव पहुंचा। अब वह बढ़कर एक बिल्ली के आकार का हो गया था। अपने छोटे छोटे पंजों से उसने अपना सिर खुजलाया, क्योंकि वह अंदर नहीं जा पा रहा था। क्या ये मास्टर का पुराना अधीनस्थ नहीं है? एक सरसराहट के साथ जियाओ याओ उसकी ओर झपटा। इसी दिन गुकिजू अंततः जी तियान्यू के निवास से बाहर निकले। विदाई सीईओ शिंग। बाहर प्रतीक्षा कर रही 2 महिला परिचारिकाओं ने उन्हें सलामी दी। ऊपर शयनकक्ष की खिड़की के पास जी तियान्यू लाल शराब का गिलास थामे एक बेहद ताज़ा नाइट गाउन पहने गुकिजू को जाते हुए देख रही थीं। लगातार 5 दिनों तक उन्होंने डुअल कल्टिवेशन दोहरी साधना में समय बिताया था। जी तियान्यू अपनी रक्तरेखा में बदलाव स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थीं। इसके अलावा उनके जीवन में ये पहला मौका था जब उन्होंने इस तरह के आनंद का अनुभव किया था। हालांकि वह वास्तव में विकसित होना चाहती थीं, लेकिन यदि वह व्यक्ति उनकी धर्म दृष्टि में नहीं जचता तो वह केवल विकास के लिए अपना शरीर कभी समर्पित नहीं करती। यद्यपि उनकी और गुकिजू की उम्र में बड़ा फासला था, लेकिन गुकिजू उनके जीवन में मिले पहले ऐसे पुरुष थे जिनके लिए उन्होंने थोड़ा लगाव महसूस किया। वह सोच रही थी कि फ्लड ड्रैगन में बदलने के लिए उन्हें अभी कितनी बार और उनके साथ साधना करनी होगी। इससे वह थोड़ी चिंतित भी थी। उन्हें डर था कि कहीं वह इस पुरुष के आकर्षण में पूरी तरह न खो जाएं। गुकिजू ने इतना नहीं सोचा। इन 5 दिनों की साधना से उन्हें जो लाभ मिला वह जी तियान्यू से कहीं अधिक था। उनका 5वां ब्लड ड्रैगन पल्प भी उनके ब्लैक ड्रैगन पल्प में परिष्कृत हो गया था। वह अब डेमन सेंट के 3रे चरण पर पहुंच चुके थे। ये कहते हुए उन्हें कोई शर्म नहीं थी कि यह एक महिला का स्वाद चखने का उनका पहला अनुभव था। एलायंस बेस इस समय बहुत जीवंत था। विभिन्न समूहों से सैन्य हथियार, शक्तिशाली योद्धा और युद्ध रोबोट खेप दर खेप लाए जा रहे थे। जब गुकिजू इन्फिनिट ग्रुप के बेस कार्यालय में लौटे तो नानगोंग वान एर तुरंत उनसे मिलने पहुंची। बॉस, इन्फिनिट ग्रुप के 10 लाख भाड़े के सैनिक और 30 लाख युद्ध रोबोट पूरी तरह तैयार हैं। हमने 5 दिनों में महान यान राजवंश पर हमला करने के लिए तियान्यू ग्रुप के साथ समय तय किया है। कार्यालय के अंदर नानगोंग वान एर ने इन्फिनिट ग्रुप की वर्तमान समग्र शक्ति की एक सूची प्रस्तुत की। गुकिजू ने सूची ली और उसे पढ़ते हुए कहा, हाल ही में क्या उन अधिपति समूहों ने कोई चाल चलना शुरू किया है?
नानगोंग वान एर ने उत्तर दिया, इस चरण में सभी प्रमुख समूह एलायंस बेस पर अपने योद्धा और बड़े पैमाने के तकनीकी हथियार भेज रहे हैं। अभी तक किसी भी समूह ने वास्तव में कोई बड़ा कदम नहीं उठाया है। तो फिर हमें भी कोई जल्दी नहीं है। उन्हें पहला कदम उठाने दें ताकि जब हम महान यान राजवंश पर हमला करें तो वे 3 अधिपति शक्तियां उनकी सहायता के लिए न आएं। गुकिजू ने सूची को देखा और सिर हिलाया, विकास बहुत अच्छा हो रहा है। समूह के भाड़े के योद्धाओं में पहले से ही 6 हाफ सेंट हैं। दुर्भाग्य से कोई सेंट ग्रेड योद्धा अभी तक नहीं जुड़ा है। नानगोंग वान एर ने कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं, हम उन्हें खुद तैयार करेंगे। गुकिजू ने सूची नीचे रखी और नानगोंग वान एर की ओर देखते हुए शांति से पूछा, वह छोटी लड़की लैंशी कहाँ है? क्या वह एम्परर अकेडमी में ठीक है? क्या कल्टिवेशन कॉन्टिनेंट के हेवनली कोर्ट ग्रुप ने उसे कभी परेशान किया? वे मूल रूप से चाहते थे, लेकिन ये जानने के बाद कि वह आपकी बहन है, उन्होंने मामला छोड़ दिया। नानगोंग वान एर ने कहा, आज एम्परर अकेडमी इन बड़े समूहों के साथ युद्ध का अनुभव लेने के लिए प्रतिभाशाली छात्रों के एक समूह को भेज रही है। कुमारी भी वापस आ रही होंगी। भैया, क्या आप वहाँ हैं? नाम लिया और शैतान हाजिर। इसी समय दरवाजे के बाहर से लैंशी की शोर भरी आवाज आई। गुकिजू ने कहा, अंदर आओ। जैसे ही उन्होंने कहा, न केवल लैंशी बल्कि कई अन्य लोग भी दरवाजे से अंदर आए। गुकिजू ने देखा कि वे कौन थे। जी शांग, मू युक्सिन, क्यू ट्रेजर और एप एम्परर। जी शांग के बगल में एक महिला भी थी जिसे गुकिजू नहीं पहचानते थे और उनका रिश्ता बहुत अच्छा लग रहा था। भैया, मैं आपसे मिलने आई हूँ। लैंशी अंदर आई। गुकिजू को उनकी प्राचीन पोशाक में देखकर थोड़ा रुकी, फिर उनके पीछे जाकर उनके कंधों की मालिश करने लगी। ये लोग कौन हैं? गुकिजू की निगाहें जीशांग और अन्य लोगों पर टिकी और उन्होंने जानबूझकर पूछा। वह अपनी पहचान जी येन्यू और जी तियान्यू के सामने उजागर कर सकते थे, क्योंकि कोई भी उनकी आत्मा की तलाशी लेने की हिम्मत नहीं कर सकता था और जी तियान्यू के पास उन्हें धोखा देने का कोई कारण नहीं था। एम्परर अकेडमी, जीशांग। एम्परर अकेडमी, क्यू ट्रेजर। एम्परर अकेडमी, एप एम्परर। एम्परर अकेडमी, मू युक्सिन। एम्परर अकेडमी, युनशी। प्रणाम, सीओ शिंग। उन्होंने आगे बढ़कर गुकिजू को थोड़ा झुककर अभिवादन किया। लैंशी ने बहुत गंभीरता से कहा, भैया, हमारी टीम युद्ध के अनुभव के लिए इन्फिनिट ग्रुप में शामिल होना चाहती है। यह अनुभव बहुत महत्वपूर्ण है। सैन्य योग्यता में शीर्ष 100 छात्र एम्परर अकेडमी के सबसे शानदार मुख्य शिष्य बनेंगे और अकादमी के संसाधनों का स्वतंत्र रूप से आनंद ले सकेंगे। गुकिजू ने थोड़ा सिर हिलाया, क्या ऐसा है? तो तुम इन्फिनिट ग्रुप के अभियान में शामिल हो सकते हो। युद्ध का मैदान अराजक होगा, इसलिए अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना। धन्यवाद भैया। लैंशी ने जी शांग की ओर देखा और कहा, कप्तान, क्या आपने नहीं कहा था कि आपको मेरे भाई से कुछ बात करनी है? आप अब कह सकते हैं। सीओ शिंग को देखने के बाद अब कोई समस्या नहीं है। जी शांग ने कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। जब वह आए थे तो उन्हें गुकिजू की पहचान पर संदेह था। उन्होंने सोचा था कि अगर गुकिजू वास्तव में उनके पुराने बॉस मास्टर होते तो वे उन्हें जरूर पहचान लेते, लेकिन अब लगा कि उन्होंने कुछ ज्यादा ही सोच लिया था। इससे जी शांग थोड़ा निराश हुए और बोले, हम सीओ शिंग के काम में बाधा नहीं डालेंगे। गुकिजू ने उन्हें भावहीन होकर जाते हुए देखा, फिर नानगोंग वान एर से कहा, इनका अच्छे से ख्याल रखना। इन्हें हाल ही में एक बार सुपर ट्रेनिंग बेस में प्रवेश करने देना, लेकिन इसे बहुत स्पष्ट मत बनाना। नानगोंग वान एर ने समूह के हालिया घटनाक्रमों जैसे कि नए ग्रहों के विकास और एम्परर स्टार के बाहर व्यापार विस्तार के बारे में विस्तार से रिपोर्ट दी। जब वह गईं, तब तक 1 घंटा बीत चुका था। उनके जाने के कुछ ही देर बाद जी येन्यू दरवाजा खटखटाते हुए आईं। कार्यालय में प्रवेश करने के बाद उन्होंने गुकिजू को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, सीओ शिंग, आप पुराने पूर्वज ने आपको पूरी तरह निचोड़ तो नहीं दिया? गुकिजू धीरे से मुस्कुराए, क्या मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ? विकास पद्धति को मेरे द्वारा संशोधित किया गया है और वह कमी अब मौजूद नहीं है। संशोधन के बाद मैं अधिक लाभ प्राप्त कर सकता हूँ। क्या? ये सुनकर जी येन्यू एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर अपने होंठ चबाते हुए बोली, तो आपने मुझसे झूठ बोला। पुराने पूर्वज के साथ चुपके से दोहरी साधना। क्या हमारी दोस्ती आपके और पूर्वज की संक्षिप्त मुलाकात जितनी भी अच्छी नहीं है? और आपने 5 दिन और 5 रात तक साधना की। वह वास्तव में अवाक थी। वह हाल ही में चिंतित थी कि पूर्वज उन्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं, लेकिन पता चला कि वह और पूर्वज तो उस साधना में डूबे हुए थे जिसका आनंद ही कुछ और है। आपकी पूर्वज के सामने मुझमें इनकार करने की शक्ति नहीं थी। चूंकि तुम भी इसे चाहती हो तो यह विकास पद्धति तुम्हारे लिए है। गुकिजू ने एक लेगेसी सोल लाइट निकाली और उसे दे दी। नहीं, मुझे सिर्फ विकास पद्धति नहीं चाहिए, मुझे आप भी चाहिए। जी येन्यू ने निडरता से कहा। पुराने पूर्वज के उनसे पहले वहां पहुंच जाने से वह काफी बेचैन और व्याकुल थीं। एलायंस बेस, इन्फिनिट ग्रुप बेस रूम।
यह विशाल बेस रूम एक महल की तरह था जो अज्ञात मीलों तक फैला हुआ था। इसमें 10 लाख भाड़े के सैनिक और 30 लाख युद्ध रोबोट समा सकते थे, जिससे इस बेस की भव्यता का अंदाजा लगाया जा सकता था। महिला, जल्दी मुझे मास्टर को खोजने ले चलो। मैं महसूस कर सकता हूं कि वह मुझसे ज्यादा दूर नहीं है। बेस के भीतर एक युद्ध कक्ष में बाई जिंगई ने एक बिल्ली के आकार के छोटे जीव को पकड़ा हुआ था, जो अपने मास्टर से मिलने के लिए लगातार शोर मचा रहा था। तुम्हारे मास्टर कौन हैं? यहाँ केवल बाई जिंगई थी, बाकी सभी बेस रूम का दौरा कर रहे थे। जैसे जैसे बाई जिंगई का एवोल्यूशन लेवल बढ़ा, वह पहले से अधिक युवा दिखने लगी थी। तुम नहीं जानती कि मेरे मास्टर कौन हैं? क्या तुम मजाक कर रही हो? जाहिर है, तुम्हारे बॉस। शियाओ याओ मेज पर कूद गया और बाई जिंगई की ओर एक मासूम भाव से देखने लगा। वह पूरी तरह अवाक था। तुमने क्या कहा? सीईओ गु मरे नहीं हैं। ये सुनकर बाई जिंगई तुरंत ऊर्जा से भर गई और मेज पर बैठे उस प्यारे छोटे जीव को उत्तेजना से देखने लगी। क्या चल रहा है? मास्टर मरे नहीं हैं और तुम लोगों को पता भी नहीं था। शियाओ याओ दंग रह गया। जल्दी रास्ता दिखाओ, हम सीईओ गु से मिलने जा रहे हैं। बाई जिंगई ने बेसब्री से शियाओ याओ को गोद में उठा लिया। वह अपने दिल की खुशी छिपा नहीं पा रही थी। चलो। युद्ध कक्ष से बाहर निकलते ही शियाओ याओ ने बेस रूम के भीतर सेंट्रल बिल्डिंग की ओर इशारा किया और कहा, मैं महसूस कर सकता हूं कि मास्टर उस इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर हैं। बाई जिंगई की खूबसूरत आंखें चमक उठी। क्या तुम पक्का कह सकते हो? सेंट्रल बिल्डिंग की सबसे ऊपरी मंजिल? पूरे इन्फिनिट ग्रुप में वहां काम करने वाले लोग बहुत ही गिने चुने थे। चलो, देर मत करो, शियाओ याओ ने जिद की। ठीक है। बाई जिंगई ने एक गहरी सांस ली और तेजी से सेंट्रल बिल्डिंग की ओर चल पड़ी। लॉबी में प्रवेश कर लिफ्ट में चढ़ते ही उसने सबसे ऊपरी मंजिल का बटन दबाया। डिंग, आपके पास सेंट्रल बिल्डिंग की सबसे ऊपरी मंजिल तक जाने की अनुमति नहीं है। लिफ्ट की स्क्रीन ने उसे स्कैन किया और एक ठंडी इलेक्ट्रॉनिक आवाज गूंजी। असहाय होकर बाई जिंगई शियाओ याओ को लेकर लिफ्ट से बाहर आए और रिसेप्शन काउंटर पर पहुंचकर कहा, नमस्ते, मुझे एक जरूरी काम है और मुझे आपके सीईओ शिंग से मिलना है। ये बेहद महत्वपूर्ण है। कृपया प्रबंधन को सूचित करें। ठीक है, मैं केवल रिपोर्ट करने में आपकी मदद कर सकती हूं, लेकिन सीईओ शिंग आपसे मिलेंगे या नहीं, यह आपकी किस्मत पर निर्भर करता है। वहां मौजूद रिसेप्शनिस्ट ने उसे परेशान नहीं किया और मामले की रिपोर्ट करने के लिए सहमत हो गई। इस प्रक्रिया में समीक्षा के कई स्तर थे। किसी बड़े कॉर्पोरेशन के बॉस से मिलना आसान नहीं था। मंत्री लिए कोंग, नमस्ते। तभी एक लंबा और प्रभावशाली मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति बाहर से अंदर आया। उसे देखते ही सभी रिसेप्शनिस्टों ने उसका अभिवादन किया। उन्होंने कहा कि बॉस वापस आ गए हैं। क्या वह अभी उपलब्ध हैं? लिए कोंगवू ने पूछा। रिसेप्शनिस्ट ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, बॉस वापस आ गए हैं, लेकिन तियानयू ग्रुप की अध्यक्ष अभी अभी आई हैं और वे सीईओ शिंग के साथ कुछ चर्चा कर रही होंगी। समझ गया। लिए कोंगवू ने सिर हिलाया और लिफ्ट में प्रवेश किया। ये देखकर बाई जिंगई जल्दी से उनके पीछे हो ली और विनम्रता से कहा, नमस्ते, मैं सीईओ शिंग की पुरानी दोस्त हूँ। क्या आप मुझे उनसे मिलवाने ले जा सकते हैं? आपका धन्यवाद। सीईओ शिंग की पुरानी दोस्त। लिए कोंगवू ने उस पर एक नज़र डाली। उनकी आंखों में संदेह था। क्या अर्थ डेमन हेवन मार्शल लेवल जैसा मामूली स्तर का व्यक्ति वास्तव में सीईओ शिंग का पुराना दोस्त हो सकता है? बच्चे, तुम किसे नीची नज़र से देख रहे हो? अपने मास्टर से मिलने में इतनी कठिनाई देख शियाओ याओ नाराज हो गया और उसने अपनी सेंट विल का एक अंश प्रकट किया। लिए कोंगवू का दिल तुरंत बैठ गया। उन्होंने शियाओ याओ और बाई जिंगई को गौर से देखा और कहा, मेरी गलती थी, चलिए साथ में सीईओ शिंग से मिलने चलते हैं। इसके साथ ही उन्होंने टॉप फ्लोर का बटन दबाया। ऊपर पहुंचकर लिए कोंगवू ने बाई जिंगई को प्रेसिडेंशियल गेस्ट वेटिंग हॉल में प्रतीक्षा करने को कहा। मास्टर उसी ऑफिस में हैं, हम सीधे अंदर क्यों नहीं जा रहे? शियाओ याओ ने नाखुशी से प्रेसिडेंट ऑफिस की ओर इशारा किया। उसे ऑफिस की ओर इशारा करते देख बाई जिंगई का दिल थोड़ा कांप उठा। चूंकि इस जीव ने उसे पहचान लिया था, तो यह निश्चित रूप से उसी के स्थान से आया था। और जब उसने पहले सीईओ गो का नाम लिया था, तो इस जीव ने मना नहीं किया था, जिसका अर्थ था कि अंदर गो के जूही थे। बॉस अभी तियानयू ग्रुप के अध्यक्ष के साथ बात कर रहे हैं, प्रतीक्षा करें, लिए कोंगवू ने कहा। वह बाई जिंगई की गोद में बैठे छोटे जीव से काफी सतर्क थे। ये प्रतीक्षा कई घंटों तक चली। उसके बाद ही जी येन्यू अंदर से बाहर निकली। उनके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान थी। चलिए, लिए कोंगवू आखिरकार उन्हें अंदर ले गए। उन्होंने दरवाजा खटखटाया और पूछा, बॉस, क्या आप उपलब्ध हैं? अंदर आओ। कुछ क्षण बाद गू किजू की गहरी और चुंबकीय आवाज आई। अनुमति मिलते ही लिए कोंगवू ने दरवाजा खोला। बाई जिंगई उनके पीछे थी। मेज के सामने गू किजू ने अपनी प्राचीन पोशाक और लंबे बाल हटा दिए थे। उन्होंने एक विशेष रूप से तैयार किया गया काला सूट पहना था और उनके सफ़ेद बाल आंखों तक आ रहे थे। ओह मास्टर, हम आखिरकार फिर से मिल गए।
एक फुर्ती के साथ शियाओ याओ बाई जिंगई की गोद से सीधे गुकिजू की ओर लपका। ये देख गुकिजू ने हाथ बढ़ाया, उसके सिर के बालों के गुच्छे को पकड़ा, हल्के से सिर पर चपत लगाए और मुस्कुराए। जिस क्षण तुमने इन्फिनिट ग्रुप के बेस रूम में कदम रखा था, मुझे पता चल गया था कि तुम आ गए हो। बुरा नहीं है, तुम डायमंड सेंट के दूसरे रैंक तक पहुंच गए हो। मास्टर, आप अभी भी सबसे अद्भुत हैं, आप तीसरे रैंक पर पहुंच गए हैं। अगर आपने तब मुझे नहीं निगला होता तो मैं निश्चित रूप से आपके स्तर तक नहीं पहुंच पाता। हमने साथ मिलकर महानता हासिल की है। शियाओ याओ खुशी खुशी गुकिजू के कंधे पर चढ़ गया। सीओ गु। पास ही खड़ी बाई जिंगई की आंखें नम थीं और वह गुकिजू को एकटक देख रही थी। हम अपनी बातों पर बाद में चर्चा करेंगे। गुकिजू ने उसकी ओर एक नज़र डाली, फिर उनकी निगाहें लिए कोंगवू पर टिकी। मंत्री लिए कोंग, क्या कोई काम है? बॉस, मैंने मुसीबत खड़ी कर दी है। मैंने अनजाने में एलायंस के एक डेमीगॉड को मार डाला। लिए कोंगवू ने कड़वाहट के साथ कहा। गुकिजू ने शांति से कहा, अगर तुमने उसे मार दिया तो मार दिया। अगर उसका कौशल कम था तो वह मरने के लायक ही था। मैं देखना चाहता हूं कि क्या एलायंस में जवाबदेही मांगने की हिम्मत है। लिए कोंगवू ने झुककर कहा, धन्यवाद बॉस। अगर एलायंस इस मामले को नहीं छोड़ता है तो मैं अपनी जान देने को तैयार हूं। पूरी तरह निश्चिंत रहो, तुम अब एक डेमीगॉड हो। ये डेमन पावर क्रिस्टल लो, इसमें बिना किसी दुष्प्रभाव के तुम्हें डेमन सेंट तक पहुंचाने की 30% संभावना है। गुकिजू ने लापरवाही से अपना एक डेमोनिक पावर न्यूक्लियस उसकी ओर उछाला और कहा, अब तुम जा सकते हो। लिए कोंगवू ने उसे स्वीकार किया और उत्साह के साथ झुककर कहा, धन्यवाद बॉस। इसके बाद वह ऑफिस से बाहर निकल गए। गुकिजू ने बाई जिंगई की ओर देखा, जो भावनाओं से ओतप्रोत थी, और धीरे से मुस्कुराए। लंबे समय बाद मिलना हुआ। सीओ गो, आपने हमें कभी पहचाना क्यों नहीं? क्या आपको कोई चिंता थी? बाई जिंगई ने गुकिजू को देखा, जो अजनबी और परिचित दोनों लग रहे थे। गुकिजू ने सिर हिलाया, हाँ, मुझे कुछ चिंताएं थीं। एलायंस के 3 बूढ़े सदस्यों ने तुम्हारी यादों को देखा था और मैं जोखिम नहीं ले सकता था। चूंकि अब तुम मेरी पहचान जानती हो तो यहीं रुक जाओ और मेरी सेक्रेटरी सचिव बन जाओ। मैं बाद में एम्परर एकेडमी से स्टाफ की मांग करूंगा। फिलहाल जीशांग और अन्य लोगों को इस बारे में मत बताना। जी, ये जानने के बाद कि आप ही सीईओ गो हैं, मैं वैसे भी वापस नहीं जाना चाहती थी। एम्परर एकेडमी में मुझे वैसे भी ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था, इसलिए कोई समस्या नहीं होगी। ये सुनकर कि गुकिजू उन्हें अपनी सेक्रेटरी बनाना चाहते हैं, बाई जिंगई के मन का बोझ हल्का हो गया। उन्हें सचमुच डर था कि कहीं वह उन्हें वापस न भेज दें। चूंकि बाई जिंगई उनकी पहचान जानती थी तो गुकिजू उसे जाने कैसे दे सकते थे। उन्होंने तुरंत उसे रुकने के लिए कहा, क्योंकि उन्हें एक सचिव की आवश्यकता भी थी। लेकिन इससे पहले कि गुकिजू एम्परर एकेडमी से उसके लिए अनुरोध कर पाते, नीचे से एक रिपोर्ट आई, एलायंस के 2 बुजुर्ग आए हैं और उनसे मिलना चाहते हैं। क्या वे इतनी जल्दी स्पष्टीकरण मांगने आ गए हैं? रिपोर्ट मिलते ही गुकिजू ने उन्हें ऊपर बुलवा लिया। कुछ ही देर बाद एक अधेड़ उम्र की महिला और एक अधेड़ उम्र का पुरुष कार्यालय में दाखिल हुए। उनके चेहरे सख्त थे। सीओ शिंग, हम आज यहाँ आए हैं। मेरा अनुमान है कि आप इसका कारण जानते होंगे। ऊपर आते ही उन्होंने गुकिजू से सवाल किया। गुकिजू ने उन्हें गौर से देखा और बेरुखी से कहा, क्षमा करें, मुझे नहीं पता कि आप क्यों आए हैं। आपके समूह ने बिना किसी कारण के एलायंस के एक बुजुर्ग की हत्या कर दी। सीओ शिंग, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको पता ना हो। यदि वास्तव में ऐसा है तो आप एक बॉस के रूप में पूरी तरह विफल हैं, उस महिला ने ठंडे स्वर में कहा। ओह, वह तो मुझे पता है। एलायंस के बुजुर्ग ने खुद मुसीबत मोल ली थी और वह इसलिए मारा गया क्योंकि वह कमजोर था। क्या आपके एलायंस में स्पष्टीकरण मांगने की हिम्मत है? गुकिजू ने तिरस्कार से उनकी ओर देखा। क्या सीईओ शिंग हत्यारे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? उस पुरुष की आंखों में एक खतरनाक चमक आई। और अगर मैं बचा रहा हूं तो? गुकिजू के तेवर ठंडे हो गए। उस महिला ने उपहास करते हुए कहा, अच्छा, बहुत अच्छा, क्या बात है सीईओ शिंग। मैं यहाँ साफ कह देती हूँ, यदि सीईओ शिंग ने हत्यारे को नहीं सौंपा तो इन्फिनिट ग्रुप निश्चित रूप से इसके परिणामों को झेल नहीं पाएगा। क्या आप मुझे धमकी दे रहे हैं? गुकिजू की आंखों में मार डालने वाली मंशा झलक उठी। आप इसे इस तरह समझ सकते हैं। एलायंस के बुजुर्ग ने कहा कि आपको कोई समस्या है तो मतलब आपको समस्या है। आप पर हमला करना आपको पूछताछ के लिए पकड़ने के उद्देश्य से था। उस हत्यारे ने न केवल पलटवार करने की हिम्मत की बल्कि सार्वजनिक रूप से एलायंस के एक बुजुर्ग को मार डाला। सीईओ शिंग, क्या आपको लगता है कि आप इसे छिपा सकते हैं? उस पुरुष का रवैया बहुत आक्रामक था। आज हमारा एलायंस घोषणा करता है कि यदि आप हत्यारे को नहीं सौंपते हैं तो आपका इन्फिनिट ग्रुप महान यान राजवंश पर हमला करने की बात भूल जाए। हम एलायंस आपकी जगह लेंगे। यह इसकी कीमत है। उस महिला की आंखें तेजी से चमकीं। हे, तो आखिरकार लोमड़ी की पूंछ दिख ही गई।
गुकिजू ने उसकी बातें सुनी, उनकी आंखें बेहद ठंडी हो गईं और चेहरे पर उपहास का भाव आ गया। उन्होंने कहा, हर कोई कहता है कि एलायंस निष्पक्षता और न्याय के साथ काम करता है, कि यह एम्परर स्टार पर व्यवस्था बनाए रखने का मुख्य केंद्र है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह इतनी नीच रणनीति का सहारा लेगा। सीईओ शिंग के रूप में आज मेरी आंखें खुल गई हैं, उस पुरुष ने भारी आवाज में कहा। सीईओ शिंग, बिना सबूत के ऐसे निराधार आरोप लगाना मानहानि है। गुकिजू का चेहरा सख्त था, उन्होंने उदासीनता से कहा, क्या आपका एलायंस वास्तव में मेरे इन्फिनिट ग्रुप के साथ ऐसा व्यवहार करने का इरादा रखता है? महिला ने कड़वाहट से कहा, यह आपके इन्फिनिट ग्रुप के खिलाफ नहीं है। बस आप हत्यारे को सौंप दें तो हर कोई खुश रहेगा। अच्छा, बहुत अच्छा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे इन्फिनिट ग्रुप से जबरन वसूली करो। गुकिजू मुस्कुराए, एक बहुत ही भयावह मुस्कान। इसके तुरंत बाद गुकिजू के शरीर से एक गर्जना के साथ एक भयानक, स्वर्ग को हिला देने वाली सेंट विल फूटी, जैसे कोई सम्राट समस्त जीवित प्राणियों पर हावी हो रहा हो। एक ही पल में ये पूरे इन्फिनिट ग्रुप बेस में समा गई और एक उग्र ज्वार की तरह बाहर निकल गई। क्षण भर में इसने पूरे एलायंस बेस को अपनी चपेट में ले लिया। यह इच्छाशक्ति दबंग, शक्तिशाली, राजसी, हिंसक और सर्वोच्च थी, मानो दुनिया में केवल वही एक हो। सिस्कारी, कितनी भयानक सेंट विल है, मेरी हाफ एम्परर विल भी इसके आगे कुछ नहीं। कौन से वरिष्ठ अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं? धप धप, सेंट क्षेत्र से नीचे के सभी लोग इस इच्छाशक्ति के झोंके में जमीन पर गिर पड़े। यहाँ तक कि सेंट्स को भी अपने दिल में डर महसूस हुआ और हाफ एम्परर्स ने भी दबाव महसूस किया। शक्तिशाली योद्धाओं ने इच्छाशक्ति के स्रोत की ओर देखा। ये जानकर कि यह इन्फिनिट ग्रुप से आ रही है, वे एक बार फिर चौंक गए। सेंट स्तर के प्राणी हवा को चीरते हुए इन्फिनिट ग्रुप बेस की ओर उड़ने लगे। सभी देखना चाहते थे कि क्या हुआ है, क्या चल रहा है, उस मनहूस को किसने उकसाया। जीतियान्यू के महल में वह अपने शरीर में नई जुड़ी रक्तरेखा से परिचित हो रही थीं। इस जानी पहचानी इच्छाशक्ति को महसूस करते हुए वह उठी और कपड़े बदले। वह देखना चाहती थीं कि उनके आदमी को परेशान करने की हिम्मत किसने की। धूम, उन्हें क्या पता था कि उनका आदमी दूसरों को परेशान कर रहा था। एक तेज धमाके के साथ इन्फिनिट ग्रुप बेस में अचानक विस्फोट हुआ और एक बड़ा छेद हो गया। वूश वूश, तभी बिजली से झुलसे हुए और अधमरे दो व्यक्ति जमीन पर गिर पड़े। वे तड़प रहे थे और खून उगल रहे थे। क्या ये एलायंस के एल्डर रुई जियाओ और एल्डर टुन यू नहीं हैं? वे दोनों सेंट के 7वें चरण पर हैं। उन्हें ऐसी हालत में कैसे पीटा जा सकता है? सेंट्स को मारना इतना कठिन है, फिर भी उन्होंने अपनी आधी से ज्यादा जान गंवा दी है। उनके शरीर पर बिजली को देखो, ऐसा लगता है कि यह लगातार दोनों बुजुर्गों की जीवन शक्ति को नष्ट कर रही है और निगल रही है। धूम, जैसे ही वहां पहुंचे सेंट्स गड्ढे में गिरे लोगों को देखकर सदमे में चर्चा कर रहे थे, तभी एक अचानक गर्जना हुई। गुकिजू पूरी तरह से दबंग अंदाज में अपने शरीर पर काली बिजली चमकाते हुए उन दो गहरे गड्ढों के ऊपर प्रकट हुए। किस तरह का कचरा मेरे इन्फिनिट ग्रुप से वसूली करने की हिम्मत करता है? गुकिजू ने गड्ढे में पड़े उन दो अधमरे व्यक्तियों की ओर देखा जो खून थूक रहे थे और आतंक से भरे थे। अपनी उंगली के एक इशारे से उन्होंने उनकी ओर इशारा किया। हवा को चीरती हुई बिजली की दो भयानक किरणें निकलीं, तड़तड़। लेकिन जैसे ही वे बिजली की किरणें गड्ढे में पड़े उन दो लोगों को पूरी तरह मिटाने वाली थीं, एक आकृति ने अचानक उनका रास्ता रोक दिया। हाथ उठाकर उसने उन दोनों किरणों को मिटा दिया। गड्ढे में प्रकट हुआ व्यक्ति एक बूढ़ा आदमी था। उसका रक्त उबल रहा था, मानो उसके भीतर समुद्र को उबालने वाली कोई भट्टी सोई हुई हो। सीईओ शिंग, आपकी शत्रुता बहुत अधिक है। बूढ़े ने गुकिजू की ओर कुछ नाराजगी से देखते हुए अपनी भौहें सिकुड़ीं। और तुम कौन हो? गुकिजू ने अपनी निगाहें नीची की और गड्ढे में खड़े उस बूढ़े को ऊपर से नीचे की ओर देखा। बूढ़े ने धीरे से कहा, ये बूढ़ा एलायंस के 12 ग्रैंड एल्डर्स में से एक है। तुम मुझे ओल्ड यिन कह सकते हो। तुम्हारे तरीके इतने क्रूर क्यों थे? यह मुझे तुमसे पूछना चाहिए। ये रिकॉर्डिंग है, खुद देख लो। गुकिजू ने ठंडक से कहा और वह दृश्य दिखाया कि कैसे उन दोनों ने अभी उन्हें धमकी दी थी। वीडियो प्रोजेक्शन देखने के बाद कोई भी स्थिति का अंदाजा लगा सकता था। क्या यही आपका तथाकथित निष्पक्ष और न्यायप्रिय एलायंस है? गुकिजू के चेहरे पर उपहास था। सचमुच आंखें खोल देने वाला अनुभव है। वीडियो देखने के बाद ओल्ड यिन का चेहरा उतर गया। वह मन ही मन अपने पैरों के पास पड़े उन दो मूर्खों को कोस रहे थे। क्या ऐसी बात इतनी अहंकार से कही जानी चाहिए थी? क्या इसे और सूक्ष्म तरीके से नहीं किया जा सकता था? आज यदि एलायंस स्पष्टीकरण नहीं देता है तो मेरा इन्फिनिट ग्रुप अब से एलायंस को किसी भी औषधि की आपूर्ति बंद कर देगा। गुकिजू की आंखें तीखी थीं, चेहरा सख्त था। एक धमाके के साथ उन्होंने यहाँ की एम्परर स्टारविल के साथ संवाद करने के लिए अपनी इच्छाशक्ति का उपयोग किया। उनकी आभा तेजी से बढ़ी, पहले डेमन सेंट के शिखर तक और फिर हाफ एम्परर तक पहुंच गई। यह क्या हो रहा है? सिस्कारी,
वह एम्परर स्टारविल के साथ संवाद और तालमेल बिठा सकता है। हे भगवान, यहाँ तक कि एलायंस के 3 पुराने पूर्वज भी ऐसा नहीं कर सकते। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी सेंट्स की आंखें फटी रह गईं। जब से उन्होंने डेमन सेंट का स्तर हासिल किया था और एम्परर स्टार की इच्छाशक्ति उन पर उतरी थी, गोकिजू ने महसूस किया था कि वह उनके प्रति बहुत अनुकूल थी और वह शक्ति बुलाने के लिए किसी भी समय उससे संपर्क कर सकते थे। यही उनके आत्मविश्वास का स्रोत था। गोकिजू को महसूस हुआ कि यदि वह परिणामों की परवाह किए बिना यहाँ एम्परर स्टार की इच्छाशक्ति के साथ तालमेल बिठाते हैं तो वह अस्थायी रूप से डेमन एम्परर के स्तर तक पहुंच सकते हैं। सियो शिंग, आप एल्डर यिन इतने स्तब्ध थे कि उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। वह हाफ एम्परर्स के बीच एक शक्तिशाली योद्धा थे जो एम्परर लेवल के बेहद करीब थे। लेकिन गोकिजू द्वारा एम्परर स्टारविल के साथ तालमेल बिठाकर दिखाए गए शक्ति के इस भयानक प्रदर्शन के सामने उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। क्या ये सब आपकी साजिश थी? धूम! जैसे ही गोकिजू की ठंडी और राजसी आवाज गूंजी, एक विशाल, असीम और भयानक शक्ति का विस्फोट हुआ। गोकिजू, जो भीड़ से कुछ ही दूरी पर प्रकट हुए थे, ऐसा लग रहा था मानो वह एम्परर स्टार के आकाश और पृथ्वी के अवतार हों, जिससे हर किसी पर ऐसा भयानक दबाव पड़ रहा था जैसे आसमान टूटकर गिर रहा हो। उनके सामने एम्परर स्टार के सभी प्राणी मात्र चींटियों के समान लग रहे थे। यहाँ तक कि सेंस या एलायंस के 12 ग्रैंड एल्डर्स के स्तर के शक्तिशाली योद्धा जैसे एल्डर यिन भी आसानी से कुचले जा सकने वाले लक्ष्यों से अधिक कुछ नहीं लग रहे थे। शक्ति के इस भयानक और विश्व हिला देने वाले प्रदर्शन ने तुरंत एलायंस बेस के सभी शक्तिशाली योद्धाओं को सतर्क कर दिया। सर्र आकृतियां या तो आसमान की ओर उड़ीं या शून्य से प्रकट हुईं। फिर अनगिनत निगाहें उस महान शक्ति के स्रोत की ओर मुड़ गईं। बस एक नज़र देखते ही एलायंस के सभी योद्धा पूरी तरह से दंग रह गए। सिस्कारी, यह महसूस करने पर कि इन्फिनिट ग्रुप के मालिक ने एम्परर स्टार की इच्छाशक्ति के साथ तालमेल बिठा लिया है, कई लोग सदमे में अपनी सांसें रोक गए। वे दिग्गज, जो पहले इन्फिनिट ग्रुप द्वारा उनके मुनाफे का हिस्सा लेने के कारण मन में द्वेष रखते थे, अब अत्यधिक भय के कारण उनकी आंखें फटी रह गईं। हर कोई अवाक और निशब्द था। गोकिजू को पूरी तरह से अविश्वास के साथ देख रहा था। ऐसा नहीं था कि उनके पास अनुभव की कमी थी और न ही उनका सदमा बेबुनियाद था, क्योंकि एम्परर स्टार के इतिहास में किसी भी सचेत प्राणी ने आज तक ये मुकाम हासिल नहीं किया था। जब उन्होंने गोकिजू की ओर देखा तो उनसे स्पष्ट रूप से मैं ही आकाश हूँ, आकाश ही मैं हूँ का भयानक आभास हो रहा था। ये योद्धा, जो आमतौर पर बहुत ऊंचे और शक्तिशाली माने जाते थे, वर्तमान गोकिजू के सामने नगण्य और असुरक्षित लग रहे थे। यदि दूर से देखने वालों को भी ऐसा महसूस हो रहा था तो सीधे गोकिजू का सामना कर रहे एल्डर यिन पर कितना दबाव होगा। दूसरे लोग एल्डर यिन की वास्तविक स्थिति की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उनके भीतर गोकिजू के सामने घुटने टेकने और उनकी पूजा करने की निरंतर इच्छा जाग रही थी। वह जिसकी पूजा करना चाहते थे वह निश्चित रूप से गोकिजू नहीं बल्कि एम्परर स्टार की इच्छाशक्ति थी। लेकिन अब जब गोकिजू उस इच्छाशक्ति के साथ पूरी तरह से जुड़े हुए थे तो वह उसके प्रवक्ता बन गए थे। आखिरकार एल्डर यिन एलायंस के ग्रैंड एल्डर्स में से एक थे और इस क्षण उन्होंने खुद को झुकने से रोके रखा। बार बार विचार करने के बाद वह केवल हार मान सके। एल्डर यिन ने जमीन पर पड़े 2 अधमरे सेंट्स को देखा और कहा, एम्परर स्टार वर्तमान में तियानहोन डोमेन के साथ पूर्ण युद्ध में लगा हुआ है और सेंट्स एलायंस के लिए महत्वपूर्ण युद्धक बल हैं। सियो शिंग, इस मामले का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। इन दोनों ने एलायंस बेस के परिचालन दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया, अपने कर्तव्यों में अन्याय किया और एलायंस बेस के निष्पक्षता और न्याय के मूल उद्देश्य को धोखा दिया है। केवल इसी आधार पर यदि यह बुरा इन्हें आपके सामने मार देता तो ये गलत नहीं होता। हालांकि जैसा कि मैंने अभी उल्लेख किया, एम्परर स्टार वर्तमान में एक बड़े युद्ध में फंसा हुआ है। हर सेंट को युद्ध के मैदान में मरना चाहिए, न कि अपने ही लोगों के हाथों। सियो शिंग, यदि आप उन पर से बिजली वापस ले लें तो मैं इन दोनों को युद्ध की अग्रिम पंक्तियों में लड़कर अपनी गलती सुधारने का आदेश दूंगा। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? बेशक, एलायंस बेस सियो शिंग और इन्फिनिट ग्रुप को इन दोनों के कारण हुए नुकसान के लिए उचित मुआवजा प्रदान करेगा। एल्डर यिन के शब्दों ने एक अत्यंत विनम्र मुद्रा दिखाई। यदि यह अतीत होता तो स्थिति निश्चित रूप से इसके विपरीत होती। एलायंस बेस के सामने कई बड़े समूह वास्तव में केवल अलग अलग महत्व के मोहरे थे। लेकिन आज का दिन अलग था। गोकिजू ने एम्परर स्टार की इच्छाशक्ति के साथ तालमेल बिठाने के बाद सफलतापूर्वक शतरंज की बिसात से बाहर छलांग लगा दी थी और एम्परर स्टार के खिलाड़ियों में से एक बन गए थे। एल्डर यिन की बात सुनने के बाद गोकिजू ने एक ठंडी मुस्कान बिखेरी। उन पर गिरी बिजली केवल एक छोटी सी चेतावनी थी। मेरा इसे वापस लेने का कोई इरादा नहीं है। जहां तक उन दोनों के अंतिम परिणाम की बात है, वह उनके अपने भाग्य और एलायंस के तरीकों पर निर्भर करेगा। अपनी बात समाप्त कर उन्होंने एल्डर यिन की और बकवास सुनने का इंतजार नहीं किया और सीधे जाने के लिए मुड़ गए। एल्डर यिन का चेहरा गुस्से से लाल पीला हो रहा था।
लेकिन एम्परर स्टार की इच्छाशक्ति के साथ इस हद तक तालमेल बिठाने में सक्षम अस्तित्व का सामना करते हुए वह केवल इसे सह सकते थे। एल्डर यिन ने मन ही मन अपने दांत पीसे और भीड़ की नज़रों के बीच उन दो अधमरे लोगों को उठाया और तुरंत गायब हो गए। वह समझ गए थे कि आज गोकिजू ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए एलायंस का अपमान किया है। अनगिनत आंखों के सामने एलायंस के ग्रैंड एल्डर होने के बावजूद उन्हें गोकिजू के सामने सिर झुकाने और हार मानने पर मजबूर होना पड़ा। एल्डर यिन के विचार पूरी तरह सही थे। यहाँ जो हुआ उसकी खबर तूफान की तरह फैल गई, जो तेजी से एम्परर स्टार और 6 महाद्वीपों तक पहुंच गई। अब न केवल गोकिजू का दबदबा बढ़ा, बल्कि उन्होंने वह कर दिखाया जो आज तक किसी ने नहीं किया था। जी तियान्यू ने गोकिजू की लंबी और प्रभावशाली आकृति को देखा, उनकी आंखें चमक रही थीं। गोकिजू के साथ उनकी दोहरी साधना उनकी रक्तरेखा को शुद्ध कर सकती थी और उनकी ताकत बढ़ा सकती थी। दूसरी ओर जी यिन्यू के मन में भी वही विचार थे। एक महिला का अंतर्ज्ञान बहुत सटीक होता है। शुरू से ही उसे लगा था कि गोकिजू असाधारण है। उसे इस बात का थोड़ा मलाल था कि जब वह गोकिजू को अपना सब कुछ समर्पित करने के बारे में सोच रही थी, उसकी अपनी पूर्वज ने उससे पहले ही बाजी मार ली। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जी यिन्यू पहले से ही गोकिजू की शक्ति को जानती थी। सच तो यह था कि अकेले पूर्वज जी तियान्यू के लिए गोकिजू की असीम शक्ति का सामना करना संभव नहीं था। यहाँ तक कि खुद को शामिल करने के बाद भी यह काफ़ी नहीं होता। जैसे जैसे गोकिजू की इस महान उपलब्धि की खबर फैली, सभी पक्षों ने इन्फिनिट ग्रुप और गोकिजू के प्रति अपना नजरिया बदल लिया। जहां तक महान यान राजवंश के लिए होड़ करने की बात थी, किसी भी समूह या शक्ति ने फिर कभी इसका जिक्र नहीं किया। अब उनका विरोध करना मतलब अपनी मौत को दावत देना था। भाइयों, पिछला अध्याय किसी कारणवश डार्क रूम में चला गया था। प्रतीक्षा करें। ओल्ड यिन के पीछे हटने का अर्थ था एलायंस का झुकना। महान यान राजवंश का यह टुकड़ा अब पूरी तरह से इन्फिनिट ग्रुप के हाथों में आ चुका था। इन्फिनिट ग्रुप बेस की केंद्रीय इमारत में सीईओ गोकिजू के कार्यालय के भीतर। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे पास ऐसा कोई तरीका होगा। जी तियान्यू गोकिजू के सामने बैठी उन्हें परख रही थीं और बोली, प्राचीन काल से अब तक कोई भी एम्परर स्टारविल के साथ तालमेल नहीं बिठा पाया है, ज़्यादा से ज़्यादा केवल संवाद कर पाए हैं। तुमने ये कैसे किया? अब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने इस युवक को कमाका था। गोकिजू ने बाई जिंगई को चाय परोसने का इशारा किया और मुस्कुराते हुए कहा, शायद यह आपके लिए असंभव हो, लेकिन मेरे सामने कुछ भी असंभव नहीं है। ओह, काफ़ी आत्मविश्वास है। जी तियान्यू ने आकर्षक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, महान यान राजवंश पर हमला करने की तुम्हारी क्या योजना है? जहां तक मैं जानती हूँ, महान यान राजवंश के पास सतह पर 3 सेंट्स हैं, लेकिन वास्तव में 6 हैं, जिनमें से 3 पीक सेंट्स शिखर स्तर के संत हैं। गोकिजू की उंगली धीरे से मेज थपथपा रही थी। उन्होंने शांति से कहा, अब से 2 दिन बाद। 2 दिन बाद? तब मुझे अभी कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं होगी। मेरे कदम उठाने का समय तब होगा जब मेडिसिन किंग वैली को कब्जे में लेना होगा। जी तियान्यू की आंखों में एक चमक आई। गोकिजू ने सिर हिलाया, बिल्कुल। विभिन्न बड़े समूहों की अग्रिम इकाइयां और मुख्य युद्धक बल इन 1-2 दिनों के भीतर पहुंच जाने चाहिए। 2 दिन बाद तियानहोंग डोमेन में हर तरफ युद्ध के मैदान होंगे। उस समय जब इन्फिनिट ग्रुप महान यान राजवंश पर अपना हमला शुरू करेगा, तो कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा। जहां तक महान यान राजवंश के संतों की बात है, इन्फिनिट ग्रुप के पास उनसे निपटने के लिए स्वाभाविक रूप से एक पूर्ण रणनीति है। उनके आत्मविश्वास भरे स्वर से जी तियान्यू समझ गईं कि गोकिजू को इस अभियान पर पूरा भरोसा है। इसलिए कुछ सोचकर जी तियान्यू ने गंभीरता से कहा, सीईओ शिंग, मैं आपसे निजी तौर पर कुछ चर्चा करना चाहती हूँ। गोकिजू थोड़ा रुके, लेकिन फिर भी सिर हिलाया, आप कर सकती हैं। फिर उन्होंने बाई जिंगई से कहा, तुम पहले बाहर जाओ। मेरे आदेश के बिना मैं आज किसी से नहीं मिलूंगा। बाई जिंगई ने एम्परर स्टार के शिष्टाचार के साथ गोकिजू को नमन किया, जी सीईओ शिंग। इसके साथ ही वह पीछे हटी और कार्यालय का दरवाजा बंद कर दिया। गोकिजू थोड़े उत्सुक थे। युद्ध करीब होने के बावजूद जी तियान्यू उनसे क्या बात करना चाहती थीं। लेकिन जल्द ही उन्हें इस सवाल का जवाब मिल गया, क्योंकि जी तियान्यू ने अपने सुंदर और सुडौल पैरों से एक कदम बढ़ाया। अपनी कमर लचकाते हुए वह असंख्य आकर्षणों से भरी थीं और सीधे उनकी गोद में बैठ गईं। उनकी आंखें गोकिजू की आंखों से मिलीं। गोकिजू मुस्कुराए, नन्ही लोमड़ी, ऐसी क्या बात है जिसके लिए तुम्हें मेरी गोद में बैठकर चर्चा करने की आवश्यकता पड़ गई? जी तियान्यू ने भी एक मोहक मुस्कान दी, तुम्हें क्या लगता है छोटे नवाब? गोकिजू स्वाभाविक रूप से समझ गए कि जी तियान्यू का इशारा किस ओर था। इस अनुभवी सुंदरी का स्वाद उन्होंने भी चखा था। एक बार अनुभव करने के बाद वह इसे भूल नहीं पाए थे। जी तियान्यू के रसीले लाल होंठ जल्द ही गोकिजू के होंठों से मिले और एक बिना धुएं वाला भयानक युद्ध शुरू हो गया। ये युद्ध 2 दिन और 2 रात तक चला और जी तियान्यू की रक्तरेखा एक बार फिर शुद्ध हुई। पूरी तरह से मुक्त होने के बाद गोकिजू ने खुद को तरोताजा महसूस किया।
जी तियान्यू भी चमक उठी थी। हालांकि 2 दिन और 2 रात के इस युद्ध के बाद हेवनली मून डेमन एम्परर भी थोड़ा लड़खड़ाकर चल रही थीं। एम्परर स्टार की इच्छाशक्ति के साथ तालमेल बिठाने के बाद गोकिजू की युद्धक शक्ति और भी बढ़ गई थी। इस साधना प्रक्रिया के दौरान जी तियान्यू को पहले से भी अधिक लाभ हुआ। 2 दिन पलक झपकते ही बीत गए। इस अवधि के दौरान एम्परर स्टार के प्रमुख समूहों और विभिन्न ताकतों ने भी कार्रवाई की। इन्फिनिट ग्रुप सहित अधिकांश समूहों ने इस समय तियानहोन डोमेन पर हमले शुरू कर दिए। युद्ध का बिगुल पूरी तरह से बज चुका था और युद्ध का पर्दा उठ गया था। एम्परर स्टार की इच्छाशक्ति एक बार फिर तियानहोन डोमेन की इच्छाशक्ति से टकराई और तियानहोन डोमेन पूरी तरह से उच्चतम युद्ध स्तर पर आ गया। तियानहोन डोमेन की सभी शक्तियों ने हमलावर दुश्मन का सामना करने के लिए युद्ध की पूरी तैयारी कर ली थी। तियानहोन डोमेन के आसपास के क्षेत्रों को भी वहां हो रहे बदलावों का पता चल गया। इनमें से कुछ क्षेत्र तमाशा देख रहे थे, शामिल नहीं हुए। कुछ अपनी तलवारें तेज कर रहे थे, इस ताक में कि यदि एम्परर स्टार और तियानहोन डोमेन दोनों संघर्ष में भारी नुकसान उठाते हैं तो वे लाभ कमा सकें। कुछ ऐसे क्षेत्र भी थे जिनकी शक्ति तियानहोन डोमेन के बराबर थी और वे स्पष्ट रूप से संकट महसूस कर रहे थे। तियानहोन डोमेन के मोर्चे पर एम्परर स्टार के प्रति विभिन्न शक्तियों का रवैया एक जैसा नहीं था। कुछ उत्साहित थे, कुछ डरे हुए थे। उत्साहित वे थे जिन्हें लगा कि एम्परर स्टार समूहों की अग्रिम इकाइयां बहुत मजबूत नहीं थीं। यदि उनके तथाकथित तकनीकी हथियारों को हटा दिया जाए तो कई हमलावरों की युद्ध क्षमता आश्चर्यजनक रूप से कमजोर थी। डरे हुए वे थे जिन्हें महसूस हुआ कि एम्परर स्टार की सेनाओं के पास मौजूद तकनीकी हथियार बहुत शक्तिशाली थे। तकनीकी हथियार उनके लिए पूरी तरह से एक अज्ञात क्षेत्र था। चाहे लोग उत्साहित हों या डरे हुए, दोनों पक्षों के बीच महायुद्ध अनिवार्य रूप से शुरू हो गया। एम्परर स्टार और तियानहोन डोमेन की इच्छाशक्तियां एक दूसरे के आमने सामने आ गईं। प्रमुख एम्परर स्टार समूहों द्वारा बड़ी संख्या में वर्महोल और स्पेस टेलीपोर्टेशन डिवाइस तैनात किए गए। पहाड़ों और समुद्रों की तरह युद्धक इकाइयों का एक अंतहीन सिलसिला लगातार युद्ध के मैदान में भेजा जा रहा था। इन्फिनिट ग्रुप की ओर से लिए कोंडवू ने युद्धक सैनिकों का महान यान राजवंश की ओर नेतृत्व किया। लिए कोंडवू की योग्यता खराब नहीं थी। गोकिजू द्वारा दिए गए डेमन पावर क्रिस्टल को पूरी तरह परिष्कृत करने के बाद वह डेमन सेंट स्तर पर पहुंच चुके थे। महान यान राजवंश ने इसके लिए लंबे समय से तैयारी की थी। जैसे ही लिए कोंडवू ने बड़ी संख्या में इन्फिनिट ग्रुप के योद्धाओं और युद्ध मशीनों के साथ महान यान राजवंश के क्षेत्र में प्रवेश किया, उन्होंने प्रतिक्रिया दी। विशाल और अनंत युद्ध क्षेत्र पर महान यान राजवंश के साधक और इन्फिनिट ग्रुप की युद्ध इकाइयां तेजी से एकत्रित हो रही थीं। इन्फिनिट ग्रुप की ओर भाड़े के सैनिक लगातार वर्महोल से बाहर निकल रहे थे और उन्होंने सेना स्तर के स्पेशियल टेलीपोर्टेशन डिवाइस स्थापित करना शुरू कर दिया था। कुछ ही देर में इन्फिनिट ग्रुप की संरचना के भीतर अत्याधुनिक तकनीक से बने 10 लाख से अधिक भाड़े के सैनिक और 30 लाख से अधिक युद्ध रोबोट प्रकट हुए। लाखों भाड़े के सैनिकों और 30 लाख युद्ध मशीनों के पीछे एम्परर अकेडमी के जीशांग, क्यूट ट्रेजर और अन्य लोग भी युद्ध के मैदान में पहुंच गए। इस विदेशी अभियान की कमान लिए कोंडवू के हाथों में थी। लिए कोंडवू के पीछे 3 युद्ध कठपुतली, स्टार सोर्स, स्टार डेसोलेशन और शिंग माओ पूरी भव्यता के साथ खड़े थे। ये सभी डेमन सेंट चरण के 8वें रैंक पर थे, जिनसे असीम और भयानक आभा निकल रही थी। लिए कोंडवू और उनकी सेना के सामने महान यान राजवंश की साधक सेना खड़ी थी। महान यान राजवंश की समग्र शक्ति को भी कम करके नहीं आंका जाना चाहिए था। उनकी सेना बख्तरबंद सैनिकों से खचाखच भरी थी, जो आकाश से लेकर धरती तक फैली हुई थी। धूम धूम धूम। महान यान राजवंश की ओर से शक्तिशाली हस्तियां लगातार हवा में उड़ते हुए आईं और अपनी सेना के सामने उतरीं। इन कई शक्तिशाली विशेषज्ञों में सबसे आगे महान यान राजवंश के शाही चाचा बेईगोंग हान थे। हालांकि वह महान यान राजवंश के सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ नहीं थे, लेकिन वह यहाँ की सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर थे। शाही चाचा बेईगोंग हान लिए कोंडवू की तरह ही सेंट रैंक के शुरुआती चरण में थे। हेवनली मून डेमन एम्परर ने पहले ही बताया था कि महान यान राजवंश के पास 6 सेंट रैंक विशेषज्ञ हैं, जिनमें से 3 के पास पीक सेंट रैंक की युद्ध क्षमता है, और यह जानकारी पूरी तरह से सटीक थी। बेईगोंग हान के पीछे महान यान के 5 सेनापति थे। ये पांचों सेनापति सेंट रैंक विशेषज्ञ थे, 3 सेंट रैंक के शिखर पर थे और शेष 2 सेंट रैंक की 5वीं परत से ऊपर थे। चूंकि बेईगोंग हान के पास शाही चाचा का सम्मानजनक पद था, इसलिए वह इस बड़े युद्ध की कमान संभाल रहे थे। बेईगोंग हान और 5 सेनापतियों के पीछे महान यान की 10 लाख ब्लैक आर्मर्ड आर्मी के सैनिक थे, जो महान यान की सबसे विशिष्ट साधक सेना थी। ये लोग महान यान राजवंश की सेना के भीतर एलीट ऑफ द एलीट और एस ऑफ द एसेस थे। भले ही इन्फिनिट ग्रुप के पास बेहद दुर्जय प्रशिक्षण आधार थे, लेकिन महान यान ब्लैक आर्मर्ड आर्मी की व्यक्तिगत युद्ध क्षमता आश्चर्यजनक रूप से उनके बराबर थी। इन 10 लाख सैनिकों के पीछे महान यान राजवंश की 5 लाख साधारण साधक सेना के सैनिक थे।
उनकी ताकत ब्लैक आर्मर्ड आर्मी से थोड़ी कम थी, लेकिन उनकी संख्या डरावनी थी, पूरे 5 लाख। इसका मतलब था कि इन्फिनिट ग्रुप के 3 युद्ध रोबोटों को महान यान राजवंश के 5 साधक सैनिकों का सामना करना था। उच्च स्तरीय युद्ध क्षमता के मामले में महान यान राजवंश के पास 6 सेंट रैंक विशेषज्ञ थे, जबकि इन्फिनिट ग्रुप के पास केवल 4 थे, जिसके परिणामस्वरूप स्थिति 6 बनाम 4 की थी। कुल युद्ध इकाइयों के संबंध में महान यान राजवंश के पास 60 लाख साधक सैनिक थे, जबकि इन्फिनिट ग्रुप के पास केवल 40 लाख युद्ध बल थे। एम्परर अकेडमी के जीशांग जैसे विशिष्ट सैनिकों को मिलाकर सैनिकों की तुलना में भी 6 बनाम 4 की स्थिति दिखाई दे रही थी। साथ ही आंकड़ों को देखते हुए इन्फिनिट ग्रुप पूर्ण रूप से नुकसान की स्थिति में दिखाई दे रहा था। इसने पहले से ही आश्वस्त महान यान राजवंश को और भी अधिक निडर बना दिया। महान यान राजवंश के शाही चाचा बेईगोंग हान लिए कोंडवू के सामने आए। उन्होंने ठंडी नज़र उन पर डाली और उदासीनता से बोले, मैं महान यान राजवंश का शाही चाचा बेईगोंग हान हूँ। इससे पहले कि मैं क्रोधित होऊं, तुरंत मेरी नज़रों से ओझल हो जाओ और महान यान राजवंश की क्षेत्रीय सीमा में फिर कभी कदम मत रखना, अन्यथा तुम और तुम्हारे पीछे की शक्तियां महान यान राजवंश के क्रोध का शिकार बनेंगी। और महान यान राजवंश का क्रोध वह नहीं है जिसे तुम जैसे बाहरी लोग, जो आकाश और पृथ्वी की विशालता को नहीं जानते, सह सकें। जब वह समय आएगा तो खून नदियों की तरह बहेगा और हड्डियों के पहाड़ लग जाएंगे, तब पछतावे के लिए बहुत देर हो चुकी होगी। बेईगोंग हान के उकसावे का सामना करते हुए लिए कोंडवू स्वाभाविक रूप से अपनी गरिमा नहीं खो सकते थे। उन्होंने अपना चेहरा सख्त किया और उतनी ही ठंडक के साथ बोले, मैं लिए कोंडवू हूँ, एम्परर स्टार के इन्फिनिट ग्रुप का मर्सिनरी डिवीजन हेड। मैं अब तुम्हें 2 विकल्प देता हूँ, आत्मसमर्पण या मृत्यु। लिए कोंडवू के बोलने के बाद उन्होंने कुछ और नहीं कहा। जीवन की उन्नति का पथ स्वाभाविक रूप से योग्यतम की उत्तरजीविता का एक क्रूर खेल था। कमजोरी मूल पाप है और विशाल संसाधनों पर कब्जा करते हुए कमजोर होना केवल आत्मविनाश का मार्ग है। लेकिन बेईगोंग हान को विश्वास नहीं था कि महान यान राजवंश कमजोर है। वह और महान यान के सभी उच्च पदस्थ अधिकारी इन बाहरी लोगों को गंभीरता से नहीं ले रहे थे। उन्होंने अन्य एम्परर स्टार समूहों और तियानहोंग डोमेन की स्थानीय ताकतों के बीच हुए युद्धों का डेटा पहले ही प्राप्त कर लिया था। एम्परर स्टार की सेनाओं के पास अनूठे तकनीकी हथियार थे जो अत्यंत शक्तिशाली थे, लेकिन तकनीकी हथियारों को अलग रख दिया जाए तो उनकी व्यक्तिगत युद्ध क्षमता औसत, यहाँ तक कि भयानक थी। महान यान राजवंश की नज़र में वे केवल कमजोरों का एक समूह थे जो बाहरी वस्तुओं पर बहुत अधिक निर्भर थे। अपने स्वयं के बेहतर सतही आंकड़ों के साथ शाही चाचा ने स्वाभाविक रूप से इन्फिनिट ग्रुप को गंभीरता से नहीं लिया। बेईगोंग हान को पूरा विश्वास था कि 5 राउंड के भीतर वह लिए कोंडवू को घुटने टेकने और उन्हें पिता कहने पर मजबूर कर देंगे। इसलिए लिए कोंडवू की घोषणा के बाद शाही चाचा ने केवल अपना एक हाथ बढ़ाया। इन्फिनिट ग्रुप की तरफ कोई नहीं जानता था कि इस इशारे का क्या मतलब है। हालांकि चूंकि लिए कोंडवू ने हमले का आदेश नहीं दिया था, इसलिए अन्य लोग स्वाभाविक रूप से जल्दबाजी में कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे। इन्फिनिट ग्रुप की सेना के पीछे गो केजू और जी यिन्यू भी पहुंच चुके थे, लेकिन दोनों में से कोई भी सामने नहीं आया। गो केजू यहाँ छोटे मोटे दुश्मनों से निपटने के लिए नहीं थे। इसके बजाय वह महान यान राजवंश के अंतिम और निर्णायक तुरुप के पत्ते के सामने आने का इंतजार कर रहे थे, ताकि स्थिति को सुलझाने के लिए निर्णायक कदम उठा सकें। शाही चाचा की हरकत देखने के बाद जी यिन्यू ने उत्सुकता से पूछा, क्या वह लिए कोंडवू को रुकने और आत्मसमर्पण करने पर विचार करने के लिए कह रहा है? गो केजू ने शांति से कहा, वह शायद हमें गंभीरता से नहीं ले रहा है और कोई गहरा बयान देने वाला है। घटनाओं ने गो केजू को सही साबित कर दिया, क्योंकि उसी क्षण बेईगोंग हान ठंडे स्वर में बोले, 5 चालें। 5 चालों के भीतर मैं तुम्हें इस दुनिया में आने पर पछतावा करा दूंगा। जैसे ही उनके शब्द खत्म हुए, बेईगोंग हान ने भीषण हमला किया। एक साथ ही सेंट रैंक विशेषज्ञ के रूप में लिए कोंडवू ने भी लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। जब शाही चाचा ने अपनी चाल चली तो लिए कोंडवू ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी। हाँ, लिए कोंडवू की एक जोरदार चीख के साथ उनके शरीर में उमड़ती डेमोनिक पावर बेतहाशा बढ़ गई। जब शाही चाचा ने धरती हिला देने वाली हथेली से प्रहार किया तो लिए कोंडवू बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाए और सीधे मुक्का मारकर हमले का सामना किया। गड़गड़ाहट, धूम 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 धूम, यह एक प्रहार ही आश्चर्यजनक था जिसने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया। सेंट रैंक विशेषज्ञों के बीच मुकाबला कोई छोटी बात नहीं थी। जिस स्थान पर उनका युद्ध हो रहा था वह शून्य क्षेत्र उनके संयुक्त हमले के कारण विकृत हो गया, जिससे टकराव के केंद्र की स्थिति को स्पष्ट रूप से देखना असंभव हो गया। दोनों को केंद्र मानकर एक शक्तिशाली शॉकवेव चारों दिशाओं में फैल गई। दोनों पक्षों के कई सैनिक जो बहुत करीब थे और जिनमें पर्याप्त ताकत की कमी थी, मौके पर ही मारे गए और खून के बादलों में बदल गए। लेकिन जल्द ही एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने सभी को डरा दिया। वह ये था कि युद्ध के केंद्र से वास्तव में एक आकृति पीछे की ओर उड़ती हुई गई।
पीछे की ओर उड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि अपने रेशमी शाही कपड़ों में महान यान का शाही चाचा बेईगोंग हान था। उसकी चौड़ी आस्तीन का एक हिस्सा पहले ही फट चुका था। वह पूरी तरह से अविश्वास से भरा हुआ था और उसने लिए कोंडवू को अत्यधिक आतंक के साथ देखा। दोनों सेंट रैंक विशेषज्ञ होने के बावजूद क्या उसके और लिए कोंडवू के बीच का अंतर वास्तव में इतना विशाल था। उसने केवल एक चाल में प्रतिद्वंद्वी से सीधा मुकाबला किया था और वह वास्तव में दूर जा गिरा था। लिए कोंडवू ने शाही चाचा को देखा जिसे उन्होंने एक ही मुक्के से उड़ा दिया था और उन्हें थोड़ा अजीब लगा, बस इतना ही। ये कैसे हो सकता है? शाही चाचा को मुक्के से उड़ा दिया गया। क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि बाहरी लोग व्यक्तिगत रूप से बेहद कमजोर होते हैं और अपनी शक्ति दिखाने के लिए पूरी तरह से तकनीकी हथियारों पर निर्भर रहते हैं? लिए कोंडवू के उस एक मुक्के ने महान यान राजवंश की साधक सेना के भीतर भारी खौफ पैदा कर दिया। इस समय महान यान सेना के कई साधक लिए कोंडवू और इन्फिनिट ग्रुप के सदस्यों को गहरी आशंका के साथ देख रहे थे। भाग्यवश उनके पास अभी भी बढ़त थी, चाहे वह उच्च स्तरीय युद्ध क्षमता की बात हो या कुल सैन्य शक्ति की। शुरुआती झटके के बाद उन्होंने जल्दी ही खुद को संभाल लिया। यह न केवल सैनिकों के लिए बल्कि शाही चाचा बेईगोंग हान और अन्य लोगों के लिए भी सच था। लिए कोंडवू की दुर्जय शक्ति का एहसास होने के बाद शाही चाचा ने अब उनसे अकेले भिड़ने का विचार त्याग दिया। अपने हाथ के एक इशारे के साथ उन्होंने सीधे आदेश दिया, महान यान राजवंश के साधकों, मेरे आदेश पर ध्यान दें। युद्ध शुरू करो। जैसे ही उन्होंने कहा, लिए कोंडवू ने भी युद्ध का आदेश जारी कर दिया। इन्फिनिट ग्रुप की सभी युद्ध इकाइयां मेरे आदेश का पालन करें। मार डालो। जैसे ही लिए कोंडवू ने मार डालो शब्द कहा, इन्फिनिट ग्रुप के 10 लाख भाड़े के सैनिक और 30 लाख युद्ध मशीनें हरकत में आ गईं। केवल वे ही नहीं बल्कि एम्परर अकेडमी केजी शांग, लैंशी और एप एम्परर भी युद्ध में शामिल हो गए। महान यान राजवंश की ओर से 10 लाख ब्लैक आर्मर्ड आर्मी और 50 लाख की साधारण साधक सेना ने भी इसी क्षण अपना आक्रमण शुरू किया। इन्फिनिट ग्रुप की सेना के पीछे गु किजू और जी यिन्यू स्थिर बने रहे। जी यिन्यू की निगाहें दूर युद्ध के मैदान पर जमी हुई थीं। गु किजू के विपरीत वह थोड़ी घबराहट महसूस कर रही थी। आखिर एम्परर स्टार ने पहले कभी तियानहोन डोमेन के खिलाफ युद्ध नहीं लड़ा था। कोई भी स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता था कि युद्ध शुरू होने के बाद अंतिम परिणाम क्या होगा। कुछ देर देखने के बाद जी येन्यू ने महसूस किया कि गो किजू पूरे समय बेहद शांत थे। वह पूछने से खुद को रोक नहीं पाए, सीईओ शिंग, क्या आप इतने आश्वस्त हैं कि इन्फिनिट ग्रुप के 40 लाख सैनिक महान यान राजवंश के 60 लाख सैनिकों को निश्चित रूप से हरा देंगे? गो किजू मुस्कुराए, और क्या? जी येन्यू उनकी तरह आशावादी नहीं थी। उसने गंभीरता से कहा, सीईओ शिंग, एम्परर स्टार की इच्छाशक्ति के साथ उच्चतम स्तर का तालमेल बिठाने की आपकी क्षमता अभूतपूर्व और युग परिवर्तनकारी है। यह एक ऐसी सर्वोच्च उपलब्धि है जिसकी बराबरी पहले कभी किसी ने नहीं की। हालांकि इन्फिनिट ग्रुप के विशिष्ट योद्धा, यहां तक कि लिए कोंडवू और अन्य भी, आपकी तुलना में बहुत पीछे हैं। इन परिस्थितियों में इन्फिनिट ग्रुप के 40 लाख सैनिकों के लिए महान यान के 60 लाख सैनिकों को संभालना आसान नहीं होगा। जी येन्यू दुश्मन का मनोबल नहीं बढ़ा रही थी, वह केवल एक स्थापित तथ्य बता रही थी। हालांकि महान यान राजवंश उसके तियानयू ग्रुप के सामने कुछ भी नहीं था, लेकिन वर्तमान इन्फिनिट ग्रुप के लिए हार की संभावना अभी भी बनी हुई थी। गु किजू धीरे से हंसे, क्या युद्ध संख्याओं से जीता जाता है? प्रतिस्पर्धा कभी भी सही आंकड़ों के आकार के बारे में नहीं रही है। बस रुको और देखो। ये सुनकर जी येन्यू ने थोड़ा सिर हिलाया। चूंकि गु किजू इतने आश्वस्त थे, इसका मतलब था कि इन्फिनिट ग्रुप के जीतने की संभावना निश्चित रूप से बहुत अधिक थी। विभिन्न स्रोतों से मिली जानकारी के अनुसार तियानहोन डोमेन की प्रमुख शक्तियां अक्सर शक्तिशाली तुरुप के पत्ते छिपा कर रखती हैं जो निर्णायक प्रहार करने में सक्षम होते हैं। सीईओ शिंग, यदि आप महान यान की 60 लाख की सेना से चिंतित नहीं हैं, तो क्या आप उनके अंतिम तुरुप के पत्ते के बारे में भी बेफिक्र हैं? गु किजू ने शांति से कहा, मेरे यहाँ होने और अभी तक कोई कदम न उठाने का कारण यही है कि मैं महान यान राजवंश के अपने अंतिम तुरुप के पत्ते को उजागर करने का इंतजार कर रहा हूँ। मैं भी देखना चाहता हूँ कि महान यान राजवंश जैसे स्तर की शक्ति के पास किस तरह का शक्तिशाली हथियार है। जब गु किजू और जी येन्यू युद्ध की स्थिति पर चर्चा कर रहे थे, मैदान पर महायुद्ध भीषण रूप से जारी था। लिए कोंडवू अभी भी शाही चाचा का सामना कर रहे थे। हालांकि पहले मुके में अंतर बड़ा लगा था, पर वास्तव में ऐसा नहीं था। शाही चाचा के पूरी शक्ति लगाने के बाद लिए कोंडवू अब उन्हें इतनी आसानी से पीछे नहीं धकेल पा रहे थे। महान यान राजवंश ने लिए कोंडवू को घेरने के लिए बड़ी संख्या में हाफ सैंड्स तैनात कर दिए थे। वहीं 8वें रैंक के 3 युद्ध कठपुतलियों स्टार सोर्स, स्टार डेसोलेशन और शिंग माओ को महान यान के शिखर स्तर के संतों ने घेर रखा था। लिए कोंडवू, स्टार सोर्स और अन्य योद्धा दुर्जय थे। इन्फिनिट ट्रेनिंग बेस में उनके शरीर, ऊर्जा की शुद्धता और युद्ध कौशल को इतना तराशा गया था कि वे अपने स्तर के किसी भी प्राणी को कुचल सकते थे। इसलिए भले ही वे संख्या में कम थे, लेकिन गुणवत्ता में वे बहुत आगे थे।
युद्ध शुरू होने के बाद वे न केवल डटे रहे बल्कि 60 लाख की सेना के साथ गतिरोध पैदा कर दिया। समय बीतने के साथ इन्फिनिट ग्रुप की इकाइयां सूक्ष्म रूप से महान यान सेना पर हावी होने लगीं। गोकेजू स्पष्ट देख सकते थे कि हर झड़प में इन्फिनिट ग्रुप भारी पड़ रहा था। लिए कोंगवू की शैली मार्शल डाओ युद्ध कला थी, लेकिन अन्य योद्धाओं और रोबोटों की शैली इन्फिनिट टेक्नोलॉजी से लैस थी। हर तरह के लेजर हथियार लगातार चमकती किरणों के साथ महान यान के साधकों पर प्रहार कर रहे थे। धूम धूम धूम, मैदान पर लेजर हथियारों ने कई साधकों के सीधे 2 टुकड़े कर दिए। धिक्कार है, क्या ये उन परग्रही प्राणियों के तकनीकी हथियार हैं? सिस्कारी, कितने भयानक हथियार हैं। भाइयों, सावधान रहो। न केवल लेजर हथियार बल्कि विभिन्न ब्लैक टेक्नोलॉजी मिसाइलों ने महान यान की सेना को ढक लिया था। युद्ध शुरू होने से पहले उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मुकाबला ऐसा होगा। इतना ही नहीं, जब उनकी स्पिरिट तकनीकें इन्फिनिट ग्रुप पर वार करती तो उन्हें अक्सर एनर्जी शील्ड्स ऊर्जा ढाल द्वारा रोक दिया जाता। इसने महान यान राजवंश की सेना के दिलों में लाचारी की भावना भर दी। दुश्मन के लेजर हथियार अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे। उन्हें मंत्र पढ़ने या मुद्राएं बनाने की जरूरत नहीं थी। वे तुरंत वार करते थे और लगातार हमला कर सकते थे। जब उनके वार ढालों से टकराकर रुक जाते तो वे भला लड़ते कैसे। तो ये था ग्लोबल म्यूटेशंस फॉलोइंग अ ब्लैक मैम्बर, कहानी के 81 से 90 तक की एपिसोड। अगर कहानी पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें, और भी इसी तरह के कहानी सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे।